हेलो भाई, कैसे हो आप सब। आप सबका तीव्र विजन फाउंडेशन क्लासेस में स्वागत है और आज हमारा जनरल एंट्रीज का छठा वीडियो है। उम्मीद करता हूँ कि कल का क्लास आप सबने देख लिया होगा। जीएसटी का बहुत बढ़िया से हम लोग डिटेल में कॉन्सेप्ट खत्म कर लिए थे कि जीएसटी के केस में हम लोग कैसे जनरल एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। ओके, उसमें भी जीएसटी का कॉन्सेप्ट में खाली मेरा एक जनरल एंट्रीज आपको समझाना बाकी है, वो मैं आज खत्म कर दूंगा। ठीक है। बात बाकी मुझे लगता है कि ओवरऑल हम लोगों ने बहुत सारा जनरल एंट्रीज सॉल्व किया है। पूरा बुक हम लोग एक एक सम्स कर चुके हैं। रिमेनिंग सम्स है सब अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से रिलेटेड सम्स है, आज हम लोग सब खत्म करेंगे। ठीक है। और आपको क्योंकि देखो क्लास अब हमारा आगे चल रहा है, आपको मैं ये भी बताते चलूँ कि देखो मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा। आज मैंने भी एग्जाम जो पास किया है, मेरा एक्सपीरियंस बस ये बोलता है कि आप 36 टीचर के 72 नोट्स यूज करना बंद करो। एक ही नोट्स आपके लिए काफी है जो आपके स्क्रीन के पीछे में मेरे पीछे चल रहा है। आईसीएआई का इंस्टीट्यूट, आईसीएआई का स्टडी मटेरियल, दिस इज वन ऑफ द ग्रेट मटेरियल जिसको अगर आप दिन रात अपना फॉलो करते हो, इसी को आप अपना गीता कुरान मानते हो, तो भाई आप एग्जाम में 100 में से 90 नंबर का एकदम कंफर्टली आप एकदम सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए बोल रहा हूँ बार बार आप नोट्स के पीछे मत भागिए, इवन मेरा नोट्स के पीछे भी मत भागिए। मैं खाली क्या करता हूँ, क्लास में आपको सम्स करा रहा हूँ, आप साथ साथ आप सम्स रिकॉर्ड कीजिए। मैं अगर कुछ रेलिवेंट बातें बता रहा हूँ, आप वो भी रिकॉर्ड कीजिए, वही आपका नोट्स है। और बात बाकी सब आपका इंस्टीट्यूट के बुक्स में कवर है। ठीक है। क्योंकि देखो हम जो लोग जर्नल एंट्रीज कर रहे थे, हम लोग बहुत बढ़िया से किए थे और आज हम लोग का टारगेट है कि आज जो भी हो, आज ये जर्नल एंट्रीज का आखिरी क्लास होगा। इसके बाद हम लोग और जर्नल एंट्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि भैया अब आगे का चीज भी तो सिखाओ। जर्नल एंट्रीज कितना सिखाओगे, अब आगे का लेजर वेजर सब चीज सिखाओ हमें। ठीक है। हाँ, तो ये सब देखो डबल एंट्री सिस्टम, आप समझ ही गए होगे डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। आज हम लोग इतना दिन से जो करते आ रहे हैं, हमारा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वो क्या है, डबल एंट्री सिस्टम है। मतलब आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आपका एक चीज डेबिट हो रहा है, एक चीज क्रेडिट हो रहा है। कौन बोले थे, ल्यूका पैकियोली जी इन्वेंट किए थे। ठीक है। हाँ, आज हमारा कोई भी चीज, हम लोग कोई भी अगर ट्रांजेक्शन देख रहे हैं तो हम लोग एक चीज डेबिट कर रहे हैं और एक चीज क्रेडिट कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं ना कि हम लोग खाली डेबिट करके छोड़ दे रहे हैं, नहीं भैया। तो हर चीज में हमारा एक ना एक चीज डेबिट हो रहा है, एक चीज क्रेडिट हो रहा है। ठीक है। बात बाकी एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम आप एक बार रीड मार लेना, क्या पता आपके एग्जाम में डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन दे दे। क्या बोल रहा, बाय द यूज ऑफ दिस सिस्टम एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटिंग वर्क कैन बी स्टैब्लिश, बोला एक्यूरेसी रहता है। क्यों, ट्रायल बैक, क्योंकि हम लोग जर्नल एंट्रीज करते हैं तो फिर वो लेजर बन जाता है, लेजर से फिर हम लोग ट्रायल बैलेंस इस्टेब्लिश कर पाते हैं। और भैया ट्रायल बैलेंस का पता है मेन फंक्शन क्या होता है, कि आपका जितना डेबिट होगा उतना ही उतना क्रेडिट होगा, है ना। तो डबल एंट्री सिस्टम करने से हमारा एक तो एक्यूरेसी होता है। ठीक है। फिर बोला डबल एंट्री सिस्टम से क्या होता है ना, हम लोग कितना प्रॉफिट अर्न किया या हम लोगों ने कितना लॉस इनकर किया, हमें वो भी पता चल जाता है। हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है। जस्ट आप देखो रीड कर लेना, आप एक साल का रिजल्ट को आप दूसरे साल से आप कंपेयर कर सकते हो, जस्ट आप रीड कर लेना। ठीक है। बात बाकी ये सब तो देखो हम लोगों ने देख लिया था, डेबिट और क्रेडिट हो गया था। ठीक है। इसके ऊपर भी अभी मैं नहीं आ रहा हूँ, मतलब हम लोग इसी को लेके सीखेंगे बेस। आज हमारा जो देखो मेन क्लास है, आज हम लोग अभी तक हम लोग अकाउंट्स का ट्रेडिशनल मेथड आप बढ़िया से सीख लिए। ट्रेडिशनल मेथड भैया क्या बोलता है, ये कि ट्रेडिशनल अकाउंट बोलता है कि आप कोई भी अकाउंट को तीन भाग में बांट दो, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है कि कोई भी नाम होगा, नाम होगा मतलब भैया कि जैसे राम श्याम आदिति आंसू कुछ भी आप नाम ले लो। हाँ, आप लक्ष्मण ले लो, मेघा ले लो, फिर आप यश ले लो, जो नाम लेना वो ले लो। ये सब नाम आपका क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। भैया पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। भैया जो रिसीव कर रहा है ना उसको आप डेबिट कर दो, जो देने वाला है उसको आप क्रेडिट कर दो। अब भैया कंपनी, कंपनी भी तो भैया एक नाम है। भैया वो पर्सन तो नहीं है, भैया पर्सन नहीं है तो क्या वो आर्टिफिशियल पर्सन तो है। हम लोग तो ये सीख चुके थे। तो भैया कोई भी नाम हो ना, आप उसको कर दोगे पर्सनल अकाउंट में, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट है भैया, क्या आता है रियल अकाउंट में, मैंने बोला एसेट का चीज आता है। रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बट भैया दो टाइप का एसेट हमारा रियल अकाउंट में नहीं आता, वो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है भैया। क्या, कोई भी डेटर हो गया या ट्रेड रिसीवेबल हो गया। डेटर या ट्रेड रिसीवेबल एक ही चीज है। डेटर या ट्रेड रिसीवेबल मतलब मैंने जिसको उधारी में सामान बेचा है, हाँ, अब उससे मुझे रुपए ही लेने हैं। तो भैया एक बात बताओ, मैंने जिसको सामान बेचा वो भी तो एक पर्सन है ना, तो इसलिए उसको पर्सनल अकाउंट में डालेंगे। और भैया मेरा बैंक, बैंक भी तो भैया मेरा एक एसेट होता है, बैंक बैलेंस या बैंक से फिक्स डिपॉजिट। लेकिन भैया वो रियल अकाउंट में हम लोग इसलिए नहीं क्लासीफाई करते ना, क्योंकि आपका बैंक बैलेंस भी तो कोई बैंक में जमा है ना।
बैंक मतलब HDFC बैंक, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, कोई भी बैंक, तो इसलिए वो भी हमारा क्या हो जाता है भैया, पर्सनल अकाउंट में आ जाता है। और भैया लास्ट हम लोग क्या सीखते हैं भैया, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है कि भैया सारा एक्सपेंस को आप डेबिट कर दो, सारा इनकम या गेन को आप क्रेडिट कर दो। सिंपल है। यही रूल फॉलो करके हम लोग पूरा का पूरा जर्नल एंट्री सॉल्व कर चुके थे। ये था हमारा भैया ट्रेडिशनल अप्रोच। फिर भैया हम लोग एक तो सीखे थे मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच हम लोग को क्या बोला था कि आप कोई भी ट्रांजेक्शन को आप 5 अकाउंट में डिवाइड कर दो। क्या था हमारा, रेवेन्यू, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, याद है ना। ये 5 में से क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, हम लोग ये सोच के पूरा कर चुके थे। आज भैया हम लोग एक चीज सीखेंगे। आप एक बात बताओ, मैं जब चैप्टर 1 का आपको जब थ्योरी बता रहा था तो मैंने आपको बताया था, आज हम लोग चलो आज हम लोग एक बार एक स्टोरी समझते हैं, एक तो शॉर्ट स्टोरी समझते हैं। आज मैंने मान लो, मेरा नाम है मान लो आशु अग्रवाल। हम्म, मेरा नाम क्या है, आशु अग्रवाल, आप लोग जानते हो। तो भैया आशु अग्रवाल जी ने ना, यानी मैंने अग्रवाल अग्रवाल्स लिमिटेड, मैंने एक कंपनी स्टैब्लिश किया। ठीक है, मैंने क्या कंपनी स्टैब्लिश किया भैया, अग्रवाल्स लिमिटेड। अब भैया ये अग्रवाल्स लिमिटेड के ओनर कौन है, प्रोप्राइटर कौन है, भैया आशु अग्रवाल। ओके भैया, मैंने जो कंपनी स्टैब्लिश किया ना, मैंने इस कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। मैंने इस कंपनी पे कितने रुपए इन्वेस्ट किए भैया, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। ओके, अगर भैया मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो ये कंपनी 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 के लिए तो एक लायबिलिटी है ना, कि कंपनी मुझे 1 लाख रुपए देगा, रिटर्न करेगा। आज मैं आपको अगर 1 लाख रुपए दूं तो आप 1 लाख रुपए लेके रख लोगे, या आपके माथे में एक लायबिलिटी आ जाएगा कि आंसू भैया ने मुझे 1 लाख रुपया दिया है, तो मुझे आंसू भैया को रुपए रिटर्न करने हैं। इतना सा कॉन्सेप्ट पहले समझो। समझ पा रहे हो। कंपनी देखो, कंपनी क्या है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। हम लोग जो भी अकाउंटिंग करेंगे आंसू अग्रवाल का सोच के नहीं करेंगे, अग्रवाल लिमिटेड का सोच के करेंगे। तो भैया अगर आंसू ने 1 लाख रुपए कंपनी में लगाया, तो कंपनी के लिए तो लायबिलिटी है ना। आप लोग जो जो बचपन में क्लास 12 में बैलेंस शीट बनाए होंगे, आप लोग को थोड़ा सा याद होगा कि भैया इस साइड हम लोग लायबिलिटीज लिखते थे बैलेंस शीट में, और भैया इस साइड हम लोग एसेट्स लिखते थे। बचपन में जो जो पढ़े होगे थोड़ा तो याद होगा ना। ठीक है, तो आज बताओ, आज हम जब कंपनी का बैलेंस शीट बनाएंगे तो भैया कंपनी के लिए तो एक लायबिलिटी क्रिएट हो गया ना। कंपनी के लिए लायबिलिटी हो गया 1 लाख का। अब भैया जब भी ओनर रुपया लगाता है ना, तो हम लोग ओनर का नाम नहीं लिखते, हम लोग एक नाम दे देते हैं कैपिटल, याद है, हम लोग ये डिस्कस कर चुके थे। अब भैया जब भी ओनर रुपया विड्रॉ कर लेता है तो हम लोग एक तो नाम देते हैं ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो आज आंसू ने अगर 1 लाख रुपए कंपनी में लगाया तो कंपनी के लिए 1 लाख का लाइबिलिटी हो गया। ठीक है, अब एक बात आप मेरे को बताओ, जो आंसू ने 1 लाख रुपए कंपनी में लगाया, तो कंपनी में कुछ तो दिया होगा 1 लाख का। चलो मैं मान लेता हूँ कंपनी में मान लो कैश दे दिया 1 लाख का। कंपनी में क्या दे दिया, 1 लाख का कैश दे दिया। ये जो आप 1 लाख बोल रहे हो कि आंसू ने इन्वेस्ट किया कंपनी में 1 लाख, तो 1 लाख रुपए किस मोड में रुपया दिया, कैश में दिया, बैंक में दिया, या एसेट दिया, कुछ तो दिया होगा। कि खाली हम लोग हवा में बात करें 1 लाख दे दिया, इन काइंड दे दिया, नहीं इन काइंड थोड़ी होता है। तो भैया जो 1 लाख रुपए दिया, वो 1 लाख रुपए या तो कैश में दिया होगा या तो बैंक में दिया होगा। तो भैया कंपनी के लिए तो एक तो संपत्ति भी क्रिएट हो गया ना, साथ से साथ 1 लाख रुपया। बात आप समझ रहे हो। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, आशु अग्रवाल ने कंपनी खोला अग्रवाल लिमिटेड। आशु अग्रवाल ने 1 लाख रुपए कंपनी में लगाया। अब कंपनी के लिए वो 1 लाख का तो कर्जा हो गया, साथ ही साथ कंपनी के पास 1 लाख का एसेट भी तो आ गया ना। इतना सा चीज समझ पा रहे हो। ओके, ठीक है, चलो 1 लाख का तो काम हो गया। अब कंपनी क्या करेगा, अब कंपनी क्या करेगा, कंपनी को तो और ग्रो करना है। कंपनी क्या करेगा, थोड़ा दिन बाद और लोन वोन लेगा, हो सकता है बैंक से लोन उठाएगा 5 लाख का। तो भैया कंपनी अगर लोन उठाएगा तो लोन कंपनी के लिए तो लाइबिलिटी हो गया। अब ये लोन कंपनी लिया, तो ये लोन लेके कंपनी क्या करेगा, हो सकता है फर्नीचर खरीद लेगा 5 लाख का। ऐसे ही ना होगा। पहले आशु अग्रवाल ने 1 लाख रुपए लगाया था, तो कंपनी का साथ साथ कैश बैलेंस बढ़ गया, क्योंकि कंपनी के पास कैश भी आ गया साथ ही साथ। अब कंपनी को क्योंकि ग्रो करना है, कंपनी को 5 लाख का फर्नीचर चाहिए। कंपनी क्या बोला कि मैं एक काम करता हूँ, मैं बैंक से लोन उठा लेता हूँ। तो कंपनी अगर लोन उठा लेता है तो कंपनी के लिए तो लाइबिलिटी क्रिएट हो गया, 5 लाख का लाइबिलिटी आ गया ना कंपनी के पास। साथ ही साथ 5 लाख का लाइबिलिटी तो आया, लेकिन वो 5 लाख रुपए से कंपनी क्या करता है, फर्नीचर खरीद लेता है। तो देखो मेरा एग्जाम्पल और नहीं टान रहा हूँ, मेरा कहने का बस मतलब ये था कि भाई हमारे बिजनेस में जितना लायबिलिटी होता है उतना ही एसेट होता है। यह हमारे बिजनेस का बचपन में हम लोग का एक ही रोना लगा रहता था,
एग्जाम से आने के बाद 11 हो, 12 हो, सीए फाउंडेशन हो, इंटर हो, हर बार हमारा एक ही टेंशन रहता है, भाई बैलेंस शीट मैच हुआ क्या। हम लोग एग्जाम से निकलने के बाद पेपर अच्छा था कि खराब था बाद में डिस्कस करेंगे, पहले डिस्कस ये करेंगे भाई बैलेंस शीट मैच हुआ। बैलेंस शीट अगर नहीं मैच हो रहा है इसका मतलब आपका सम्स कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ये बताता है कि भैया आपके कंपनी में जितना एसेट होना चाहिए उतना ही आपका लायबिलिटी होना चाहिए, है ना। देखो ये हम लोग प्रूफ भी कर लिए एग्जाम्पल के साथ, जितना आपका लायबिलिटी होना चाहिए उतना ही आपका एसेट होना चाहिए। तो आप देखो आप ये चीज को समझ पा रहे हो कि एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, आप ये चीज को समझ पा रहे हो। एसेट में हमारा क्या आ गया, जितना ही एसेट होगा इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। चलो हम लोग एक बार टोटल भी कर लेते हैं। बुक हम लोग को क्या इक्वेशन दिया, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। चलो हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। आपका टोटल एसेट कितना है भैया, 6 लाख का टोटल एसेट है। भैया आपका लायबिलिटी कितने का, भैया कैपिटल छोड़ के तो मेरा लायबिलिटी 5 लाख का है। और भैया आपकी कंपनी में कैपिटल कितने का है, कैपिटल भैया 1 लाख का है। तो भैया आप देख लो 6 लाख इक्वल टू 6 लाख। प्रूव हुआ कि नहीं। तो ये जो इक्वेशन है ये सही इक्वेशन है कि गलत है, ये बताइए आप। एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, आप सब इससे एग्री हो कि नहीं। एग्री हो एकदम कि आपका जितना ही एसेट होगा। अब लायबिलिटी में देखो हम लोग दो लायबिलिटी इसलिए लिखते हैं ना, क्योंकि देखो एक होता है घर का कर्जा, एक होता है बाहर का कर्जा। कैपिटल मतलब मेरे मालिक लोग की संपत्ति, मेरा घर का कर्जा है वो, है ना। ये लायबिलिटी मतलब आउटसाइडर लायबिलिटी। देखो लायबिलिटी भी दो तरह का होता है, इनसाइडर लायबिलिटी, आउटसाइडर लायबिलिटी। इनसाइडर मतलब मेरे घर का कर्जा, मेरा मालिक का रुपया है। एट जब मेरा बिजनेस बंद होगा मैं दूंगा तो ठीक, नहीं दूंगा तो ठीक, क्योंकि मेरे बिजनेस के पास संपत्ति नहीं है। लेकिन मुझे बाहर वालों को तो रुपया देना होगा ना, इसीलिए देखो हम लोग लायबिलिटीज में दो भाग कर देते हैं, एक लायबिलिटी और एक कैपिटल अलग, मालिक का रुपया अलग। ठीक है। तो एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब आपको ये इक्वेशन पूरा बढ़िया से याद रहेगा। और ये तो कुछ नहीं किया, देखो लायबिलिटी को इस साइड ले गया, जो बचपन में हम लोग क्लास 8 9 में मैथ किया करते थे, प्लस को इस साइड ले जाओ तो माइनस हुई चीजें। तो ये इक्वेशन आप लोग सब फेमिलियर हो गए हो ना, क्लियर एकदम। चलो अब हम लोग आगे आते हैं। ये इक्वेशन अगर आप समझ गए तो चलो हम लोग ये सम्स करते हैं एक बार, हाँ? बोल रहा है आपको क्या करना है, हम लोग भी चलो ये कर लेते हैं। हम लोग अपना एक तो अलग से फॉर्मेट बना लेते हैं सम्स का। मेरा बोला ना, मेरा ये सब स्किल बहुत खराब है। आज हम लोग ज्यादा से ज्यादा सम्स करेंगे। हो सकता है क्लास लंबा चले, जितना चले चले, लेकिन आज देखो आज मेरा टारगेट आज ही चैप्टर को कंप्लीट कर देना, क्योंकि अब हम लोग लेजर स्टार्ट करेंगे भाई। देखो बेसी देर रख के फायदा नहीं होगा। ये हमारा हो गया पर्टिकुलर्स, सम्स कर रहे हैं आप। चलो हम लोग प्रूफ करेंगे इससे, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। जिस फॉर्मेट में करा रहा हूँ एग्जाम में आप यही फॉर्मेट में कीजिए, एक नंबर यहाँ का वहां नहीं होगा, गारंटी आंसू भैया का। कौन सा पेज है भैया, भैया ये है पेज नंबर 2.6 का एग्जाम्पल। ओके, पेज 2.6 का एग्जाम्पल। आज बचा कुचा जितना एग्जाम्पल है सब कंप्लीट करेंगे। हम लोग को इंस्टीट्यूट के बुक का एक सम्स नहीं छोड़ना, चाहे वो जितना ही हार्ड हो। ठीक है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10 लाख रुपया, हम लोग भी ऐसे ही लिख देंगे। बट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, आया हुआ भी है, अभी हम लोग जब पेपर सॉल्व करेंगे तब आप देखिएगा। तो एग्जाम्पल छोड़ के कोई भी नेग्लेक्ट ना करे इस चीज को। जर्नल एंट्रीज पास नहीं करना आपको, बस ये 1 लाख है कि 10 लाख है, सॉरी भाई 10 लाख है। आपको इस केस में जर्नल एंट्री पास नहीं करना, आपको क्या करना है, खाली एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। हालांकि इसका जर्नल एंट्री क्या होता कि भैया हमारे बिजनेस में कैपिटल लगाया, कैपिटल कौन लगाया होगा, मेरा ओनर लगाया होगा। और भैया बिजनेस में कैपिटल लगाया तो बैंक में रुपया आया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल क्यों, क्योंकि ओनर, ओनर मतलब पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट बोलते हैं डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रुपया देने वाला कौन, मेरा ओनर, तो ओनर को हम लोग क्रेडिट कर दिए।
अब ओनर का नाम नहीं लिखते इसलिए कैपिटल अकाउंट है ना भैया। जर्नल एंट्री से हम लोग फेमिलियर हो सकते हैं, आप ये बताइए। तो बोल रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपया। तो भैया आपको पता चल रहा है कि 1 लाख रुपए बिजनेस में कैश में लगाया गया है, तो भैया आपका एसेट बढ़ा ना 1 लाख से, बढ़ा कि नहीं? हाँ, कैश बढ़ा ना, ठीक है, ओके, कैश तो बढ़ गया। अब भैया ये बताइए, लाइबिलिटी तो वैसे का वैसे ही है, हाँ, लेकिन भैया 1 लाख 10 लाख रुपए आपके बिजनेस में कैश बढ़ा, तो भैया 10 लाख का कर्जा भी तो हो गया ओनर के नाम पे, क्योंकि ओनर ने कैपिटल लगाया, हुआ कि नहीं? ये समझ पा रहे हो आप लोग? कोई दिक्कत है तो बोलो। बोला स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10 लाख रुपया, आप बिजनेस शुरू करो 10 लाख रुपया, तो भैया बिजनेस के लिए तो दो चीज हुआ, बिजनेस के लिए 10 लाख का कैपिटल भी आया, और भैया बिजनेस के लिए 10 लाख का एसेट भी हो गया कैश के रूप में। दूसरा क्या बोला है, बोरोड 5 लाख रुपए। बोरोड मतलब आप लोग समझते हो भाई, बोरोड मतलब हम लोग जब लोन लेते हैं, है ना? तो भैया अगर आप लोन लेते हो तो भैया लोन लेने से क्या हुआ, भैया हमारा 5 लाख का एसेट और बढ़ गया। 10 लाख तो था ही भैया हमारा एसेट, 5 लाख रुपए हमारा एसेट और बढ़ गया। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? आप बोरो कर रहे हो, बोरो कर रहे हो मतलब किसी बोरो कर रहे हो। बोरो करने से क्या हुआ भैया कि हमारे बिजनेस में, सॉरी, बोरो करने से क्या हुआ, बोरो करने से हमारे बिजनेस में 10 लाख कैश तो था ही, लेकिन भैया हम लोग जब बोरो करते हैं ना, तो इसका मतलब हमारे पास कैश के रूप में और रुपया आ गया। बोरो करना मतलब समझ रहे हो, लोन लेना। आप अगर बैंक से लोन लेते हो तो आपके पास रुपया तो आया, बैंक बैलेंस भी बढ़ा, साथ ही साथ आपके माथे में कर्जा भी बढ़ गया। तो भैया मेरे एसेट 5 लाख से बढ़ गया, लेकिन भैया 5 लाख का मेरा लायबिलिटी भी तो बढ़ गया ना, बढ़ा कि नहीं? लायबिलिटी भी तो बढ़ गया आपका। हाँ, ठीक है। तीसरा देखते हैं, बोला विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस 2 लाख रुपया, ओके। आप लोग ऐसे ही लिखोगे एग्जाम में। बोला 2 लाख रुपया आपने बिजनेस बिजनेस से कैश में विड्रॉ कर लिया। तो भैया अब हम लोगों को क्वेश्चन ये नहीं बोला कि पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ किया कि बिजनेस पर्पस के लिए विड्रॉ किया, तो भैया हम लोग ये मान लेते पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ किया। तो भैया विड्रॉ किया तो आपके बिजनेस से 2 लाख का एसेट अब माइनस में हो गया ना, कम हो गया ना, समझ रहे हो ये बात? हाँ, कम हो गया आपका। अब भैया उधर ही कैपिटल आपका पहले 10 लाख था, अब बिजनेस बोलेगा कहे का 10 लाख, 2 लाख रुपए तो तुम अभी मेरे से लेके गए पर्सनल पर्पस के लिए, ये बात समझ रहे हो? एज अ बिजनेस आपको अपने मालिक को पहले 10 लाख रुपए देने थे, क्योंकि मालिक 2 लाख रुपया निकाल चुका है, तो अब आपको मालिक, अब आप मालिक को 10 लाख रुपए थोड़ी दोगे रिटर्न में, आप तो 2 लाख कम ही दोगे ना, वही कॉन्सेप्ट है। कि बोला लोन डिपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1 लाख, ओके। बोला 1 लाख का मैंने लोन डिपे कर दिया, लोन डिपेड 1 लाख रुपए मैंने लोन डिपे कर दिया। तो भैया अगर आपने 1 लाख रुपए लोन डिपे कर दिया तो आपका 1 लाख से एसेट कम हो गया, क्योंकि आप तो कैश या बैंक कोई मोड से तो आप पेमेंट किए होगे, तो कुछ भी किए तो आपका 1 लाख से एसेट कम हो गया ना। और भैया आपका लायबिलिटी, लायबिलिटी पहले 5 लाख का था, तो भैया आपका लायबिलिटी भी तो 1 लाख का कम हो जाएगा, और है ना? इतना सब बात समझ पा रहे हो? लास्ट क्या बोल रहा है, बॉट फर्नीचर वर्थ रुपीज 3 लाख इन कैश, ओके। ये ध्यान देने वाला है। मेरे को याद है जब मैंने सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिया था, मेरा इसी सम्स के चलते पूरा नंबर कटा था, 2 नंबर कटा था। बोला बॉट फर्नीचर इन कैश रुपीज 3 लाख। भैया आपने 3 लाख का फर्नीचर खरीदा, तो भैया आपने 3 लाख का फर्नीचर खरीदा, तो भैया आपका 3 लाख का फर्नीचर मतलब आपके कंपनी में एसेट तो आया, आया ना? और भैया बोला आपने कैश दे के खरीदा, तो भैया फर्नीचर आया, कैश गया, एक तरीके से आपका 3 लाख का कैश चला भी तो गया। ये बात आप समझ रहे हो कि नहीं? आपके बिजनेस में फर्नीचर तो आया, 3 लाख का एसेट बढ़ा, साथ ही साथ एक 3 लाख का एसेट चला भी तो गया, तो एक प्लस हुआ एक माइनस हुआ। भैया यहाँ कोई इफेक्ट नहीं भैया, कैपिटल या लाइबिलिटी में क्या इफेक्ट आएगा, कुछ नहीं।
क्योंकि आप तो उधारी में तो नहीं खरीद रहे, आप तो कैश दे के फर्नीचर खरीद रहे हो ना। तो एक एसेट आया, एक एसेट गया, एसेट साइड ही ट्रीटमेंट होगा जो होगा। अब चलो अब हम लोग इसको ये करते हैं भाई। ठीक, जब है टूल तो मैं अपने हाथ से काम करूँ। चलो प्लस माइनस करके देखते हैं कि क्वेश्चन कितना सही है कितना गलत है। भैया 10 लाख, 10 लाख में 5 लाख ऐड कीजिए 15 लाख, 15 लाख में 2 लाख माइनस कीजिए 13 लाख, 13 लाख में 1 लाख माइनस कीजिए 12 लाख, 12 लाख में 3 लाख प्लस कीजिए 15 लाख, फिर 3 लाख माइनस कीजिए तो 12 लाख। अल्टीमेट में हमारा एसेट साइड कितना आ गया भैया, 12 लाख इक्वल टू, इसमें क्या हुआ भैया मेरे, 5 लाख और 1 लाख माइनस में, मतलब मेरा कितना हो गया 4 लाख, प्लस कैपिटल कितने का था भैया, 10 लाख का कैपिटल था, 2 लाख का कैपिटल माइनस में हो गया तो अल्टीमेट में 8 लाख बचा। प्रूव हुआ कि नहीं। एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये क्वेश्चन सही था कि गलत था, देखो हम लोगों ने सम्स भी करके देख लिया। हेंस प्रूफ, हम लोग बच्चों ने लिखते थे ना हेंस, वैसे ही ये क्वेश्चन ही है एक ठो। प्रूव हो गया कि नहीं। आपका मर्जी, आप ये कौन, आप ऐसे करो वैसे करो, बात तो एक ही है, मैंने भी तो एक ही तरह से कराया, आप जैसे करना आप करो, बस आप लोग ये प्रूफ करके दिखा दो कि भैया एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। देख लो 12 लाख का एसेट भी है, लाइबिलिटीज और कैपिटल को भी ऐड करोगे तो 12 लाख। अगर आपका एग्जाम में एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल आपको थोड़ा सा भी डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई आप जगह पर आप मिस्टेक किए हो। समझ आया। खास करके ये याद रखना, फर्नीचर आपने कैश में खरीदा तो इससे क्या हुआ, आपका 3 लाख का फर्नीचर तो आया, साथ ही साथ आपका 3 लाख का फर्नीचर गया भी तो, है ना। समझ गया हम लोग का डन ये वाला, कोई दिक्कत। वही है देख लो, 12 लाख इक्वल टू 12 लाख, ठीक है। इस तरह एकदम आप सम सुम मत करना, इस तरह इतना लंबा चौड़ा फॉर्मेट है मत करना। एकदम सिंपल सा मैंने आपको फॉर्मेट बताया, इस फॉर्मेट में आप एकदम सम्स कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई। चलो अब नेक्स्ट सम्स के आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट तो सीख गए भैया। देखो ये सब हम लोग मॉडर्न अप्रोच में बहुत अच्छा से सीख लिए थे कि भैया 5 तरह के अकाउंट्स होते हैं। उम्मीद करता हूँ अब ये सब नहीं सिखाना पड़े मुझे। देखो ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये वाला एग्जाम्पल मैं इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि देखो कुछ सिखाने लायक मुझे नहीं लगता है इस एग्जाम्पल में है। मैं डायरेक्टली आपको इलस्ट्रेशन 2 में लेके चलता हूँ। इलस्ट्रेशन 2 समझिए मेरे साथ, कोई दिक्कत आए तो बोलिएगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन 2 में क्या बोल रहा है, हम लोग ये करते हैं, हाँ। बोला डेवलप द अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। अब भैया कभी भी अगर आपको एग्जाम में अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच बोल दे तो हम लोग तो एक ही इक्वेशन सीखे हैं भैया, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। हमें तो भैया यही इक्वेशन पता, और कोई इक्वेशन नहीं पता बस। कभी भी अगर अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से वो सम्स आपसे मांग रहा है तो आप यही वाला फॉर्मूला लिखोगे, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। कभी भी अगर आपसे पूछे आप एक ही चीज लिखोगे, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। अब चलो देखते हैं। बोल रहा है ये जो डेटा है अवेलेबल है एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। बिगिनिंग मतलब पता है ना, शुरुआत में, मतलब साल के शुरुआत का ये डेटा है। और बोल रहा है एट द एंड, साल के एंड का ये डेटा है। लेकिन आपको साल के एंड में कैपिटल नहीं पता, कैपिटल कितने का है बता देंगे। ये है साल के शुरुआत का डेटा। नीचे का डेटा है वो साल के एंड का है। पहले क्वेश्चन पढ़ना सीखो, क्योंकि भैया इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन अगर अच्छा से आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो, तो एग्जाम में बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले मेन मेन वर्ड को आप लोग अंडरलाइन मारने की आदत डाल लो। ये डेटा भैया साल के बिगिनिंग का है, नीचे दिए गए डेटा साल के एंड का है। हमें पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन से सॉल्व करो, लेकिन भैया कैपिटल का अमाउंट यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया, मतलब कैपिटल नहीं पता कितने का है। फिर हमें क्या बोलता है, रीसेट द इक्वेशन एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट, बता देंगे प्रॉफिट कितने का है। प्रिपेयर बैलेंस शीट बना देंगे, बैलेंस शीट, क्या दिक्कत की बात है, चलो करते हैं। तो भैया साल के शुरुआत का तो पूरा डेटा है, हमें साल का एंड का भी काम करना है। तो भैया साल के शुरुआत का डेटा में हम लोग इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं करेंगे, बताता हूँ। ये हमारा कौन सा है भाई, इलस्ट्रेशन। तो आप लोग भी साथ साथ उतारते जाओ तो अलग से कोई नोट्स का आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगा।
अगर आप लोग साथ ही साथ करते जाओगे तो। ये है भाई हमारा इलस्ट्रेशन 2। पेज नंबर कितना है, पेज नंबर भी लिख दो, 2.13। बोल्ड आया है साल की शुरुआत का डेटा। अब क्योंकि भैया हमें अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच फॉलो करने बोला है, तो भैया आपके दिए गए डेटा में हम इतना जल्दी ट्रस्ट तो करेंगे नहीं। हम पहले डेटा को एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है कि नहीं हम लोग सजा के देखेंगे। मैंने बोला देख लो, ठीक है। हम लोग पहले किसका काम करें, बिगिनिंग ऑफ द ईयर। हम लोग पहले बिगिनिंग ऑफ द ईयर का देखेंगे, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल मैच होता है कि, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में हम लोग काम कर रहे हैं। क्या था हमारा फॉर्मूला भाई, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। अब भैया बिगिनिंग ऑफ द ईयर में एसेट कितने का है मेरा, भैया कैपिटल तो कैपिटल है, ये भैया लायबिलिटी है। ट्रेड पेबल मतलब मैंने जिससे उधारी में सामान खरीदा है। ट्रेड पेबल मतलब समझ आता है कि मैंने किसी से उधारी में सामान खरीदा है और मुझे पे करना बाकी है, मेरे को पे करना बाकी है, तो वह ट्रेड पेबल। लेकिन भैया ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल मतलब मैंने किसी को उधारी में सामान बेचा है और उसने अभी तक मुझे पेमेंट नहीं किया, वो था ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। अब भैया फिक्स एसेट तो मेरा एसेट है, इन्वेंट्री भी एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल भी एसेट है, 15,300 भी एसेट है। तो भैया ये चार्ट तो मेरा एसेट है, ये चार्ट तो मेरा क्या एसेट, आप लोग ये बात से क्लियर हो। ये चारों को टोटल मारो तो भाई मेरे जल्दी जल्दी कितना होता है टोटल, मैं इधर मोबाइल में कर रहा हूँ, आज भी मैंने कैलकुलेटर लेके नहीं बैठा हूँ। 12,800, 22,600, 17,500 और भैया 15,300। भैया 68,200 का मेरे पास एसेट है, 68,200 का मेरे पास एसेट है। भैया लायबिलिटी कितने का है, भैया एक तो ये है मेरा लायबिलिटी और एक तो ट्रेड पेबल है मेरा लायबिलिटी, मतलब 11,500, 16,000, 17,200 का मेरे पास लायबिलिटी है। अब भैया कैपिटल कितने का, भैया कैपिटल तो कैपिटल है, 51,000 का मेरे पास कैपिटल है। क्या भैया ये मैच हो रहा है, हाँ भैया मैच तो हो गया। 68,200 का एसेट है और आप इसको भी पे, अगर आप प्लस करोगे तो भैया 68,200 का लायबिलिटी है। ये तो भैया मैच है, मैच लिखते नहीं है एग्जाम में, ये तो भैया मैच है, ऐसे कर दो खाली। ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर में हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से फॉलो किए तो भैया हमारा तो मैच हो गया। अब भैया अब हमें क्लोज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड का काम करना है, चलो कर लेते हैं। हमारे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग तो सब पढ़े लिखे हो, बढ़िया से सीख चुके हो जनरल एंट्री। एंड ऑफ द ईयर में भी हम लोग क्या करेंगे, सेम टू सेम, क्योंकि क्वेश्चन ही हमें बोला था ना आप अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से करो, तो आप जनरल एंट्रीज कैसे मार दोगे, जैसे बोला हम वैसे काम करेंगे। भैया एंड ऑफ द ईयर में ये तो भैया कैपिटल है, लोन और ट्रेड पेबल क्या है भैया मेरा लायबिलिटी है, और भैया ये मेरा एसेट है, ये मेरा क्या है एसेट है। इन्वेंट्री भी एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल भी एसेट है, कैसेट बैंक भी एसेट है, तो हम टोटल एसेट को प्लस करके बताओगे कितना हो रहा है। चलो प्लस कर लेते हैं मेरे कैलकुलेटर पे, कैलकुलेटर मेरा 12,720, 22,900, 17,500 और भैया 15,600। भैया मेरे पास आ रहा है 68,720, 68,720 का एसेट है मेरे पास तो, ठीक है। लाइबिलिटी कितने का है भैया, भैया 11,500 का एक लाइबिलिटी है, 5,800 का, मतलब 11 5 16, 17,300 का मेरे पास लाइबिलिटी है। और भैया कैपिटल कितने का है, भैया कैपिटल में तो क्वेश्चन मार्क लगा के रखा है, क्वेश्चन मार्क मतलब आपको बताना है कैपिटल कितना, तो भैया मुझे तो नहीं पता, कैपिटल को ऐसे ही रन देता हूँ, ठीक है। 68,720, आपको पता है इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस, और ये डिजिट अगर यहाँ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हम लोग बचपन में किया करते थे, इक्वल टू कैपिटल। अब देखो अब हम लोग कैपिटल निकाल पाएंगे ना, ये चीज से फैमिलियर हो ना, जो चीज यहाँ प्लस है इस साइड आके माइनस हो जाएगा। तो भैया कैपिटल निकालिए जल्दी जल्दी, 68,720 में से 17,300 अपने माइनस करते हैं,
17,300 अगर अपने माइनस करते हैं तो भैया 51,420 आया कैपिटल। क्या आप लोग सब कैपिटल निकाल पाए? कुछ नहीं किए भैया, हम लोग को एसेट पता था, हम लोग को लायबिलिटी पता था, कैपिटल नहीं पता, तो कैपिटल निकल जाएगा, बस लायबिलिटी जो इधर था प्लस में उसको उस साइड जाके माइनस करके इतना का कैपिटल आ गया। ठीक है, 51,420 का अपना कैपिटल आ गया। मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क देके रखा, अब आप क्वेश्चन मार्क मत दीजिए, हमें तो पता चल गया 51,420 का कैपिटल आ गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन भैया हमें ये तो निकालने दिया था, साथ ही साथ पूछ रहा है फाइंड आउट द प्रॉफिट। बोला रीसेट द इक्वेशन, इक्वेशन तो अपने सॉल्व कर ही दिए, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों मैच करके देखिए। बोला फाइंड आउट द प्रॉफिट। भैया प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे? प्रॉफिट निकालने बोल रहा है भैया, प्रॉफिट। अगर मैं आपको एक चीज लिखाऊं तो आप लोग मेरे से एग्री कर पाओगे? भैया पहले तो आपको कैपिटल का मतलब समझ आना चाहिए। कैपिटल मतलब तो भैया जो मेरे मालिक ने इन्वेस्ट किया। अब एक बात बताओ, मैंने आपको एक बार थ्योरी में या मैंने इस चैप्टर में, आप प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि मेरा मालिक क्यों इन्वेस्ट करता है, क्योंकि भाई साल के एंड में उसको प्रॉफिट मिले। और भैया इसीलिए कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाता है ना, कंपनी के लिए प्रॉफिट क्या होता है, एक तरीका का लायबिलिटी होता है, क्योंकि कंपनी को वो प्रॉफिट अपने मालिक लोग को रिटर्न देने होते हैं। तो भैया कंपनी क्या, प्रॉफिट किसके पास जाता है, मालिक के पास। भैया आप जब शुरुआत में कैपिटल लगाए थे 1,000 का, अभी आपके बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैपिटल नजर आ रहा है 2,000 का। ये 1,000 रुपया बढ़ कैसे गया? समझ आ रहा है? आप शुरुआत में आप शुरुआत में कैपिटल लगाए थे 1,000 का, एट द एंड में आपका कैपिटल हो गया 2,000। तो भैया 1,000 रुपया बढ़ने का कारण मैं ये समझू कि आपने आपको प्रॉफिट मिला है, आपका प्रॉफिट हुआ है। तो सेम टू सेम भैया हमारे सम्स में भी देखिए, क्लोजिंग कैपिटल मतलब एंड ऑफ द ईयर का हमारा जो कैपिटल है, अभी ताजा ताजा आपने कैलकुलेट किया 51,420 का, है ना। और ओपनिंग कैपिटल तो भैया हमें क्वेश्चन में भी दे के रखा था, ओपनिंग कैपिटल तो हमें क्वेश्चन में भी दे के रखा था 51,000 का, है ना। डिफरेंस समझ पा रहे हो कि आपका कैपिटल पहले 51 था, अब 51,420 हो गया। 420 रुपया क्या है भैया, 420 रुपया का ही तो मेरा प्रॉफिट है। समझ रहे हो? 420 का ही तो मेरा प्रॉफिट है। तो भैया हमने इक्वेशन भी बना दिया, प्रॉफिट भी आइडेंटिफाई करके बता दिया। दूसरा नंबर बोलता है प्रिपेयर बैलेंस शीट, बना देंगे। बैलेंस शीट कब का बनाना है, ओपनिंग का किस क्लोजिंग का? भैया एंड ऑफ द पीरियड का बोल रहा है, बना देंगे एंड ऑफ द पीरियड का बैलेंस शीट। हमें तो सब आता है। तो ये लाइन को देख के हंसेगा बस। भाई चलो हम लोग बैलेंस शीट बना के दिखा देते हैं हमारा। इस साइड भैया हमारा क्या आता है भैया, लायबिलिटीज आता है। भैया एसेट जल्दी बैलेंस शीट लिख देना, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट कभी भी मत लिखना, अकाउंट नहीं है ये। भैया एट द एंड बोला है, तुम लोग को बिगनिंग का तो नहीं देखना। ठीक है, भैया एसेट से चालू कीजिए, एक तो आपका फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट्स कितने का है मेरे भाई? 12,720 का। भैया इन्वेंट्री है 22,900 का। इन्वेंट्री मतलब आपका स्टॉक। भैया ट्रेड रिसीवेबल है 17,500 का। ट्रेड रिसीवेबल मतलब मैंने जिसको उधारी में सामान बेचा और मुझे रुपए लेने हैं। ट्रेड रिसीवेबल कितना का भैया, 17,500 का। और भैया कैश एट बैंक है 15,600 का। अब लाइबिलिटी में आइए भैया।
लाइबिलिटी के नाम पे भैया लोन है 11,500 का, थोड़ा नीचे लिखते हैं। और भैया ट्रेड पेबल है 5,800 का। अब भैया बात रही कैपिटल की, तो भैया जब भी हम लोग एंड ऑफ द ईयर का आप जब भी एंड ऑफ द ईयर का बैलेंस शीट बनाओगे तो आप कैपिटल इस तरह लिखना, पहले आप लिखना कैपिटल, और कैपिटल में अभी वाला फिगर नहीं, आप ओपनिंग वाला लिखना। ओपनिंग कैपिटल कितना था भैया? ओपनिंग कैपिटल तो हमारा 51,000 था। यही ओपनिंग कैपिटल में तो आप अपना प्रॉफिट ऐड करोगे ना, तब तो आपका क्लोजिंग कैपिटल आएगा। और प्रॉफिट आपको पता है कितने का है? अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 420 का। तो देखो एट द एंड आपका कैपिटल कितना हो गया? 51,420। आप डायरेक्ट कैपिटल 51,420 भी लिख सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि बेटर प्रेजेंटेशन ये है कि आप कैपिटल ऐसे लिखो पहले, कि पहले आपका कैपिटल कितने का था। हाँ, पहले कैपिटल कितने का था? तो भैया पहले कैपिटल मेरा 51,000 का था। अब भैया 420 का प्रॉफिट हो गया, तो मेरा 51,420 का कैपिटल हो गया। बस और कुछ नहीं है, टोटल करो। टोटल आपका दोनों का एग्जैक्ट होना चाहिए। मारो कैलकुलेटर चलाओ, मैं भी इधर से चला रहा हूँ। 51,420 प्लस 11,500 प्लस 5,800, भैया 68,720 आया। यहाँ भैया 12,720 प्लस 22,900 प्लस 17,500 प्लस 15,600, भैया 68,720। और आप लोग को खूब खूब बधाई, हमारा बैलेंस शीट तो मैच हो गया। तो सम समझ आया? बड़ा इजी सा सम था भाई। ओपनिंग पहले हम लोग को ओपनिंग का डेटा दे दिया था, हम लोग इक्वेशन टेस्ट करके देख लिए, मैच था। क्लोजिंग का डेटा दे दिया लेकिन कैपिटल गायब था, तो कोई बात नहीं भैया, एसेट पता है, लायबिलिटी पता है, कैपिटल निकल जाएगा प्लस माइनस करके। अब भैया कैपिटल निकल गया, अब हमें क्वेश्चन पूछा प्रॉफिट। भैया इतना तो हमें साफ साफ पता चल रहा है 51,000 का कैपिटल था, अब आपका कैपिटल 51,420 हो गया, मतलब 420 का प्रॉफिट है। सबको देख के भैया बैलेंस शीट में उतार दिए। सिंपल टास्क, बल्ले बल्ले, हो गया। चलो अब आगे करते हैं, ये वाला सम्स तो कंप्लीट, इलस्ट्रेशन 2 हो गया। इंस्टीट्यूट का एकदम ये E0 L0 एकदम लिख के मत करो, बड़ा सिंपल से आपको सम्स करा दिया है, बड़ा सिंपल तरीका से आप लोग सम्स कर सकते हो। समझ आया? बड़ा सिंपल से देखो बताया, E0 L0 इतना याद मत रखो। देखो ये लोग भी इंस्टीट्यूट भी ऐसे ही प्रेजेंटेशन किया है, 51,420। अब ये वाला सम्स, 1 मिनट भाई। ये तो और इजी सम्स है। इलस्ट्रेशन 3 चलो हम लोग करते हैं। कौन सा है भाई मेरा? इलस्ट्रेशन 3। आप लोग भी साथ ही साथ उतारते चलिए, और अलग से देखो नोट्स। और मैं क्या दूंगा? देखो जो सम्स कर रहा हूँ वही नोट्स है भाई। आप लोग सम साथ में अपना लिखा हुआ करोगे तो ज्यादा बेटर है। पेज नंबर 2.15। बोल्ड आई एम मिस्टर ड्रेविड, ओके, हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग डिटेल रिलेटेड टू हिज फाइनेंशियल, फाइंड आउट द मिसिंग फिगर। ठीक है, मिसिंग फिगर को फाइंड आउट करना है। बोला प्रॉफिट एंड ड्यूरिंग द ईयर 5,000, एसेट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर नहीं पता, लाइबिलिटी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर नहीं पता, एसेट एट द एंड ऑफ द ईयर, लाइबिलिटी एट द एंड ऑफ द ईयर, क्लोजिंग कैपिटल, टोटल लाइबिलिटी इंक्लूडिंग, कोई बात नहीं। हम्म, सबसे पहले देखो यहाँ हम लोग देखते हैं एसेट एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। पहले आप बिगनिंग का डेटा को एक जगह कर लो, और क्लोजिंग का डेटा को एक जगह कर लो, जैसे हम लोग तो किए थे। चलो इस तरह। बिगनिंग ऑफ द ईयर के लिए आपको क्या चाहिए? इक्वेशन हमारा क्या था? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये था ना हमारा इक्वेशन। अब भैया आपको एसेट पता है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर? नहीं पता है एसेट। लाइबिलिटी हमें पता है, मतलब हमें एसेट्स तो नहीं पता।
भैया लाइबिलिटी हमें पता है, 12,000 रुपये का लाइबिलिटी है। क्या कैपिटल हमें पता है? कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर नहीं दिया भैया, क्लोजिंग कैपिटल दिया है। ओपनिंग कैपिटल तो हमें दिया ही नहीं, क्लोजिंग कैपिटल दिया है, ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया। लेकिन भैया आप लोग कैसे बोल रहे हो ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया? मैं आपको बोल रहा हूँ ओपनिंग कैपिटल भी क्वेश्चन में मेंशन है। आप कैसे बोल रहे हो ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया? अभी अभी हम लोगों ने जब पिछले वाला सम्स किया था, मेरे भाई इतना जल्दी आप लोग भूल गए ये चीज? प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ये याद करने का नहीं है, मैंने आपको समझा भी दिया। क्लोजिंग कैपिटल आपका 51,420 है, ओपनिंग कैपिटल इतना का, तो बचा कुछ प्रॉफिट। लेकिन भैया आप डिटेल देखिए, आपको प्रॉफिट दे दिया, आपको क्लोजिंग कैपिटल दे दिया, तो भैया आप ओपनिंग कैपिटल नहीं निकाल पाओगे, निकाल पाओगे ना? हाँ, क्या था हमारा इक्वेशन? प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, यही था ना? भैया हमें प्रॉफिट दिया है क्या? प्रॉफिट कितने का भाई मेरे? 5,000 का। क्लोजिंग कैपिटल हमें दिया है 35,000 का, माइनस ओपनिंग। भैया ये ओपनिंग कैपिटल माइनस में, यहाँ ले आऊं तो प्लस में ओपनिंग कैपिटल बन जाएगा। 35 तो अपनी जगह पे है। अब भैया 5,000 यहाँ प्लस में, उस साइड ले जाओ तो -5,000 हो जाएगा। इसका मतलब मेरे भाई ओपनिंग कैपिटल आपका 30,000 का है। एग्री करते हो मेरे से? कुछ नहीं, जस्ट इक्वेशन में समझाए। तो देखो मुझे ओपनिंग कैपिटल भी मिल चुका, तो मेरा एसेट्स कितने का है? 30 और 12, 42,000 का एसेट है। मुझे एक डेटा तो मिल गया। एसेट कितने का? एसेट ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 42,000। मिला कि नहीं एक डेटा? समझ रहे हो कैसे किया है? कुछ नहीं, हम लोग जस्ट इक्वेशन ही कर रहे हैं इतना देर से। एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। भैया एसेट क्वेश्चन में नहीं दिया, ओपनिंग लायबिलिटी बिगिनिंग ऑफ द ईयर का लायबिलिटी मुझे पता है। अब भैया कैपिटल शुरुआत में कितना था वो मुझे क्वेश्चन में नहीं दिया, लेकिन भैया मैंने कितना प्रॉफिट कमाया मुझे ये पता है, और मेरा क्लोजिंग में क्या कैपिटल रहा है मुझे ये पता है। तो भैया हम लोग एक फॉर्मूला सीखे थे, प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। इसमें अगर भैया हम लोग सब डेटा को फिट कर दे तो भैया मेरा ओपनिंग कैपिटल 30,000 का आ गया। फिट किए भैया, तो मेरा एसेट आ गया 42,000 का। एक डेटा तो मुझे मिल गया, क्लियर एकदम। अब हम लोग एंड ऑफ द ईयर का डेटा का बात करते हैं। एंड ऑफ द ईयर का क्यों कर रहे हैं भैया? कि भैया देखो ना, मेरा डेटा मिसिंग है, एसेट एट द एंड ऑफ द ईयर नहीं पता, लायबिलिटी ऑफ एट द एंड ऑफ द ईयर नहीं पता। सेम इक्वेशन। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस में कैपिटल। भैया मेरा एंड में क्या एसेट है मुझे नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है क्या? कोई बात नहीं। भैया एंड में क्या लायबिलिटी है मुझे ये दिया गया है क्या? नहीं पता। भैया एंड में क्या कैपिटल है मुझे ये दिया गया है। ठीक है। एंड में क्या मेरा कैपिटल है वो दिया गया है क्या? हाँ भैया, क्लोजिंग कैपिटल तो 35,000 तो दिया है। ठीक है। और आप लोग समझ पा रहे हो, आपका ओपनिंग कैपिटल 30,000 था, 5,000 का प्रॉफिट कमाए, तभी तो आपका क्लोजिंग कैपिटल 35 हुआ। मैच हो रहा है देखो हर एंगल से। भैया आप एक बात बताए, मैंने ये लाइन का मतलब पढ़ो, टोटल लायबिलिटी इंक्लूडिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब पूरा टोटल लायबिलिटी के साथ कैपिटल आपका इतने का है, तो भैया हमारा एसेट भी तो उतने का ही होता है। हम लोगों ने क्या सीखा कि लायबिलिटी और कैपिटल जितना होगा उतना ही एसेट होगा। ये क्वेश्चन भी तो हमें यही बताया कि एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन क्या सीखा भाई? एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, मतलब लायबिलिटी और कैपिटल मिला के जितना होगा उतना ही एसेट होगा। ये लाइन क्या बोल रहा है? टोटल लायबिलिटी इंक्लूडिंग कैपिटल, मतलब लायबिलिटी के साथ कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर में 50 है, तो भैया मेरा एसेट भी एट द एंड ऑफ द ईयर 50 ही होगा। ये बात से सब एग्री करते हो मेरे? आपका एट द एंड ऑफ द ईयर लायबिलिटी और कैपिटल मिला के 50,000 हो रहा है, तो भैया आपका एसेट भी एंड ऑफ द ईयर 50,000 होगा। तो मुझे एसेट्स का भी वैल्यू मिल गया 50,000। 50,000 इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस में 35,000। भैया 50,000 यहाँ तो अपनी जगह पे ठीक है, ये 35,000 को इस साइड ले आते हैं तो माइनस में 35,000 हो जाता है।
ये अपने बचपन में सीख चुके हैं, तो अभी मैं मैथ का इक्वेशन नहीं समझा रहा फिर। तो भैया मेरा लायबिलिटीज कितने का आ गया, एट द एंड ऑफ द ईयर लायबिलिटीज कितने का आ गया भैया, 15,000 का लायबिलिटीज आ गया। लायबिलिटीज कितने का आ गया, 15,000 का। एग्री हो भैया, सब तो समझ गए। ये एसेट एट द एंड ऑफ द ईयर आप कैसे लिख दिए भैया, इक्वेशन में हम लोगों ने क्या सीखा, लायबिलिटी और कैपिटल मिला के जितना होगा उतना ही तो हमारा एसेट होगा। यही तो हम लोग बैलेंस शीट में सीखते हैं। तो भैया मुझे तो हिंट दे दिया कि लायबिलिटी और कैपिटल मिला के 50,000 है एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड एंड एंड। तो भैया तो मेरा एसेट भी एंड ऑफ द ईयर कितना होगा, 50 ही होगा। देख लो सारा आंसर मैच है, 30, 42, 15 है। ओह क्लोजिंग कैपिटल, सॉरी, 30, 42, 15, ठीक है। 30, 42, 15 आ गया मेरा सब आंसर। ठीक है, तो ये भी डन। देखो ऐसा इजी इजी सम्स है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा सिली मिस्टेक कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगा, बढ़िया से समझ। भैया ट्रेडिशनल अप्रोच हम लोग बहुत बढ़िया से सीख चुके थे, मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी सीख चुके थे। जर्नल तो भैया इतना एंट्री मारे मत पूछिए आप। ये देखो, इलस्ट्रेशन 4 हमारा पेंडिंग है, इलस्ट्रेशन 4 करते हैं बढ़िया से। लाइन टान देता हूँ। कौन सा इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 4, पेज नंबर कौन सा मेरे भाई, 2.23। What are analyzed transaction of Messrs Sahil and Company, मिस नहीं है, मेसर्स साहिल एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022 ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, बोला अकाउंटिंग क्वेश्चन अप्रोच से भी आप करके दिखाओ, ट्रेडिशनल अप्रोच से भी करके दिखाओ। हम दोनों अप्रोच से कर देंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंटिंग अप्रोच से भी करके दिखाओ, ट्रेडिशनल अप्रोच से भी करके दिखाओ। बोला ट्रांजेक्शन इतना, ठीक है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में हम लोगों ने एक फॉर्मेट सीखा था ना थोड़ी देर पहले भाई, 5 ही ट्रांजेक्शन है। तो लाइन पहले टान लेता हूँ बढ़िया से। सीखा था ना ये फॉर्मेट, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, पर्टिकुलर्स, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस में कैपिटल। हम लोगों ने ये सीखा था ना ऐसा सब। यहाँ आपको क्या लिखना है, कुछ नहीं, जो क्वेश्चन बोला वही लिख देना है। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच इन द बुक्स ऑफ मेसर साहिल एंड कंपनी, ऐसे लिख देना। इन द बुक्स ऑफ मेसर्स साहिल एंड कंपनी, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। ठीक है, चलो हम लोग करते हैं। सबसे पहले बोला साहिल इंट्रोड्यूस कैपिटल थ्रू बैंक 4,000, तो हम लोग यहाँ वही लिख देंगे, इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ₹4,000। ठीक है, तो भैया 4,000 का कैपिटल मेरे बिजनेस में लगा है, तो भैया मेरे बिजनेस के लिए एसेट तो 4,000 से बढ़ गया। साथ ही साथ भैया लायबिलिटी नहीं, लेकिन भैया कैपिटल तो बढ़ाना 4,000 का। फिर भैया जब भी मेरे मालिक बिजनेस में रुपया लगाते हैं तो कैपिटल बढ़ जाता है, ये हम लोग जानते हैं। 2 नंबर बोला कैश विड्रॉन ₹200, ओके। तो भैया कैश अगर मैंने विड्रॉ किया तो भैया मेरा बैंक से तो रुपया घट गया, साथ ही साथ भैया कैश मेरे पास आ गया, इसका भैया कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ये समझे, आपने कैश विड्रॉ किया तो भैया आप अगर अपने बैंक से कैश विड्रॉ करते हो तो भैया आपका बैंक बैलेंस कम हो गया, साथ ही साथ कैश आ गया, है ना। वैसे ही मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया, उतना ही कैश आ गया। ठीक है, फिर भैया बोला लोन ऑफ ₹500 टेकन फ्रॉम भाई, ओके।
₹500 लोन टेकन फ्रॉम वाई। भैया आपने 500 का लोन लिया, तो भैया आपने 500 का लोन लिया तो आपके पास 500 का एसेट आ गया एक तरीके से, है ना। अब भैया क्योंकि आपने लोन लिया तो आपका लायबिलिटी भी 500 रुपए से बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं बढ़ा। 500 आपका पहले कोई कर्जा नहीं था, क्योंकि आपने लोन लिया तो आपका 500 का कर्जा भी बढ़ गया साथ ही साथ। ठीक है, फिर पूरा सैलरी पेड फॉर द मंथ ऑफ इतना, एंड 100 इज स्टिल पेबल फॉर द मंथ ऑफ मार्च 22। ठीक है, पूरा आपने सैलरी पे कर दिया 300 का, जबकि 100 रुपया आपको और पे करने हैं। हाँ, 100 रुपए आपको और पे करने हैं। ये देखो, सैलरी पेड ₹300, ₹100 टिल पेबल। तो भैया आपने सैलरी कितने का पे किया, भैया आपने 300 का सैलरी पे कर दिया, सैलरी पे किया 300 का, 100 अभी भी देना बाकी है। सैलरी 300 का पे किया, 100 अभी भी देना बाकी है। भैया 300 का आपने सैलरी पे कर दिया ना, आपकी मतलब आपके पास एक तरीके से एसेट आपका 300 का घट गया ना। फिर भैया आपने सैलरी बैंक से पे किया होगा या तो कैश से पे किया होगा, कोई भी मोड से आपने पे किया, आपके पास 300 का एसेट तो कम हो गया। ठीक है भैया, 100 रुपया अभी भी देना बाकी है, इसका मतलब आपका लाइबिलिटी 100 रुपया से बढ़ चुका। आपके माथे में कर्जा है ना कि भाई अभी तक मैंने 300 सैलरी दिया, 100 रुपया मुझे और देना, और देना, एक तरीका कर्जा है। लेकिन भैया आप ये सोचिए, अल्टीमेट में आप सैलरी कितना दे रहे हैं भैया, 300 और 100 रुपया, 400 रुपया। भैया आप बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस में आप जो कैपिटल लगाते हैं, कैपिटल से तो सारा खर्चा होता है। ये समझ पा रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप बिजनेस में इन्वेस्ट क्यों किए, क्योंकि भाई आपको जो खर्चा करना है मेरे कैपिटल से ही करो। हम लोग तो यही मानेंगे, अल्टीमेट में आप जो भी खर्चा कर रहे हो, आप तो ओनर का ही रुपया खर्चा कर रहे हो। तो आप सैलरी भी दे रहे हो, तो कहाँ से दोगे, ओनर का कैपिटल से ही दोगे ना। हाँ, तो भैया ओनर पहले 4,000 कैपिटल लगाया था, लेकिन हम लोग ये मानेंगे कि 4,000 में से भाई 300 और 100, टोटल 400 का सैलरी ओनर को पे करना है, तो ओनर का कैपिटल भाई 400 से कम हो गया। फिर से मैं समझा रहा हूँ, क्वेश्चन क्या बोला था कि आपने 300 का सैलरी दे दिया, 100 रुपए अभी भी देना बाकी है। तो भैया आप ये बताइए टोटल सैलरी कितना बना, भैया टोटल सैलरी तो 400 रुपया बना। तो भैया ये जो 400 रुपया है, कहाँ से देगा, मेरा ओनर ही देगा अपने पास से। बिजनेस चलाने वाला कौन, मेरा ओनर। सैलरी कौन पे करेगा, मेरा ओनर। ओनर ही तो पे करेगा, इसलिए हम लोग 400 रुपया ओनर के कैपिटल से माइनस कर दिए। अब भैया ये बताइए, बिजनेस के लिए 100 रुपया माथा में कर्जा बढ़ गया ना, क्योंकि वो 300 का सैलरी दिया, 100 अभी तक नहीं दिया, तो 100 रुपया कर्जा बढ़ा दिए। और भैया एसेट साइड, बैंक बैलेंस उसके पास जितना था, 300 का बैंक बैलेंस उसका कम हो गया, क्योंकि वो 300 रुपया सैलरी पे किया। ये समझ पा रहे हो। लास्ट एंट्री किया, फर्नीचर परचेस किया 500 रुपए में। 500 रुपए में फर्नीचर परचेस किया, तो भैया आपके पास 500 का फर्नीचर तो आया, साथ ही साथ आपका 500 रुपए का कैश या बैंक बैलेंस भी तो कम हो गया। ठीक है, समझे। हमारा प्लस माइनस करते हैं, 4,000 में से 200 गया, 200 आया, 4,000 प्लस 500, 4,500, 300 गया, 4,200, 4,200। भैया 500 और 100, 600 हो गया। और भैया 4,000 में से 400 माइनस करो, 3,600। देख लो मैच हो गया मेरा। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हेंस एग्जाम में मत लिखाना हेंस प्रूव, जस्ट ऐसे ही फन के लिए लिख रहा हूँ। प्रूव, साइन कर देना। मैच हो गया ना। 4,200, 4,200। आप लोग को ये वाला एंट्री समझ आया ना, कि भैया आप ये बताइए कितना पे किया कितना बाकी है, वो कॉन्सेप्ट से हटिए।
टोटल सैलरी कितना बनता है भैया? टोटल सैलरी 300 और 100 रुपया देना बाकी है, 400 रुपया बनता है। 400 देगा कौन? मेरा ओनर देगा भाई, ओनर के कैपिटल में से लेस करो, है ना। अब ये 100 रुपया अभी भी देना बाकी है, तो मेरे बिजनेस के लिए कर्जा भी तो बढ़ गया ना 100 रुपया से। और भैया क्योंकि मैंने सैलरी 300 पे कर दिया है, तो आपका बैंक बैलेंस 300 से कम हो गया, इसलिए एसेट कम हो गया। ठीक है। अब भैया जो आपका ट्रेडिशनल अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच मैं नहीं करा रहा हूँ, वही डेबिट क्रेडिट करने बोल रहा है। तो आप लोग तो भाई जानते हो ना, देख लो वही, डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, वही चीज बता रहा। हम लोग तो ये जानते हैं ना भाई। तब भी चलो जनरल एंट्री अगर आप लोग करना है तो मैं इधर ही लिख देता हूँ। बड़ा साहिल ने कैपिटल लगाया थ्रू बैंक, तो भैया मेरे कंपनी का बैंक बैलेंस भरा, बैंक अकाउंट डेबिट, थ्रू कैपिटल अकाउंट 4,000 से, पहला का ये हो गया। ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब क्या कि जनरल एंट्री मारो, देखो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। ठीक है। दूसरा क्या बोलता है, कैश विड्रॉ किए, तो कैश विड्रॉ किए मतलब आपके पास कैश आया, बैंक कम हो गया। कैश विड्रॉ किए मतलब क्या, कैश आया बैंक कम हो गया। कैश है कौन सा, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट बोलता है व्हाट कम्स इन, जो एसेट आ रहा है तो डेबिट करो, तो भैया मेरे पास कैश आ रहा है, कैश को डेबिट कर देंगे। अब भैया बैंक कम हो जा रहा है, बैंक को क्रेडिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, यही तो है हमारा। तीसरा बोलता है 500 का मैंने लोन लिया भाई से, तो भैया लोन लिया तो आपका बैंक बैलेंस तो बढ़ गया ना, बढ़ गया। और साथ ही साथ आपका भैया एक माथे में कर्जा आ गया भाई बोल के, तो भैया आपका बैंक कौन सा है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर। आप लोन लिए, रिसीव करने वाला कौन, बैंकर, तो बैंक को डेबिट कर दो। वाई कौन है भैया, एक पर्सन है। पर्सन क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। लोन देने वाला कौन, वाई, वाई को क्रेडिट कर दो, क्रेडिट कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। ये वाला जनरल एंट्री में आते हैं, ये देखो, फर्नीचर परचेस किया 500 का, तो भैया फर्नीचर एसेट आया मेरे पास, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब भैया आपने बैंक से पेमेंट किया होगा, कुछ नहीं बोला है तो हम लोग ये मानेंगे बैंक से पेमेंट दिखा दो, तो बैंक अकाउंट 500 का। इसमें आओ, बड़ा आपने सैलरी पे किया फॉर द मंथ ऑफ इतना, 100 रुपया अभी भी देना बाकी है। ठीक है, 100 रुपये अभी भी देना बाकी है, देख लो ये ठीक है ना, बैंक अकाउंट डेबिट ये ठीक है, डेबिट फर्नीचर क्रेडिट बैंक। ये देखो, सैलरी पेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च इतना 300, 100 इज स्टिल पेबल। भैया जब हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, चैप्टर 1 में मैंने आपको एक साफ साफ बात बता दिया था कि हम लोग पीएल में उस पीरियड का खर्चा बुक करते हैं, भले पे हुआ हो कि नहीं हुआ हो। आपका सैलरी, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने 300 दिया, मुझे ये भी फर्क पड़ता है कि आपका 100 रुपया बाकी है। तो टोटल आपका सैलरी का खर्चा कितना है भैया, सैलरी का खर्चा 400 है। ये बात से एग्री करते हो आप लोग? टोटल सैलरी का खर्चा 400 है, जिसमें से आपने 300 ही पे किया है, 100 अभी भी बाकी है। तो हम लोग तो भैया एक्रूअल कौन से फॉलो करते हैं ना, हमें ये मतलब नहीं होता आप पेमेंट किए कि नहीं किए। आपका सैलरी कितना बनता है भैया, 400 बनता है। भैया बैंक से आपने कितना पे किया, 300 पे किया। भैया आउटस्टैंडिंग के नाम पे कितना चढ़ा दिया, 100 रुपया। क्लियर हो? अब देखो, सैलरी आपका क्या है, एक तरह का एक्सपेंस, और नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट, डेबिट एक्सपेंस को डेबिट करो, सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दो 400 से। भैया क्यों 400 से? अरे भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता मैंने पेमेंट किया कि नहीं किया, भले ही मैंने 300 पेमेंट किया, भले ही मैंने नहीं पेमेंट किया, 400 रुपया का सैलरी मेरा बनता था ना, 400 कैसे, 300 पेमेंट कर दिया, 100 बाकी है। और भैया सैलरी आपने कहाँ से पे किया होगा, टू बैंक अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। भैया 100 रुपया का जो आप सैलरी अभी भी नहीं दिए, वो आपके लिए आउटस्टैंडिंग सैलरी है। आउटस्टैंडिंग मतलब आपके लिए कर्जा है, आपको सैलरी देना था आपने नहीं दिया। अब ये जब भी जैसे हम हमारा एसेट आता है तो डेबिट होता है, लाइबिलिटी हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ये चीज से कंफर्म हो, मतलब टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 100 रुपए का, ये चीज से कंफर्ट हो। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब सैलरी आपको देना बाकी है, आपके लिए एक कर्जा है, तभी तो कर्जा को हम लोग क्रेडिट साइड दिखाते हैं। ये समझ आ रहा है? 100 रुपया का देखो, 400 400 मैच हो गया। ठीक है, समझ आया जर्नल एंट्री?
हम लोग देखो दोनों मेथड से कर लिया, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से भी कर लिया और हम लोग अपना ट्रेडिशनल अप्रोच से भी कर लिए सम्स को, ठीक है। ये वाला सम्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ये वाला सम्स तो भाई बहुत मेहनत से हम लोग बहुत बड़ा सम्स दो दो बार कराया था। ये सम्स बचा है। ये वाला सम्स मैंने नहीं कराया था क्या, चलो अभी डिस्कस कर लेंगे, टाइम अभी लिखा। ये वाला करना है। इलस्ट्रेशन 6, इलस्ट्रेशन 6 आपके एग्जाम में आ सकता है। कुछ नहीं बोल रहा है, क्लासिफिकेशन बोल रहा है अंडर ट्रेडिशनल अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। कुछ नहीं है, देखो आपको दे दिया बिल्डिंग। बिल्डिंग आप एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच हमारा क्या था, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। एंड एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में क्या क्या चीज है, एसेट्स। ऐसे अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में हमारा तीन ही चीज है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। बट मॉडर्न अप्रोच हमें, ये एक्चुअली मॉडर्न अप्रोच होना चाहिए, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में पूछ रहा है। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े थे, और पांच टाइप का होता है, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू, कैपिटल, पांच टाइप का पढ़े थे। भैया हम लोग का ट्रेडिशनल अप्रोच में बिल्डिंग क्या होता है, भैया बिल्डिंग हमारा एसेट है, एसेट मतलब रियल अकाउंट, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू, कैपिटल, भैया एसेट है हमारा। परचेज, परचेज किए तो भैया परचेज हमारा एक खर्चा होता है, और खर्चा एक्सपेंस हम लोग नॉमिनल अकाउंट के साइड डालते हैं, ठीक है। और भैया अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में तो भैया हमारा एक्सपेंस नाम का एक तो हेड ही है। सेल, सेल किए भैया हम लोग मतलब एक तरीका का इनकम जनरेट की है। अब ये नॉमिनल अकाउंट बोलता है एक्सपेंस को डेबिट करो, इनकम को क्रेडिट करो, तो भैया नॉमिनल अकाउंट है एक तरीके का। अब भैया अकाउंटिंग क्वेश्चन अप्रोच के हिसाब से रेवेन्यू, रेवेन्यू मींस द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, हम लोग चैप्टर 1 में सीख के आए थे खुद रेवेन्यू। भैया बैंक फिक्स डिपॉजिट, भैया हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच में तो जानते थे कि भैया हमारा जो बैंक है एक तरीका का एसेट होता है, लेकिन हम लोग उसको रियल अकाउंट नहीं दिखाते, हम लोग उसको पर्सनल अकाउंट ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो एक तो नाम है। और ऐसे भैया बैंक फिक्स डिपॉजिट आपका क्या एसेट है इसमें, क्योंकि भैया एज पर मॉडर्न अप्रोच या अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच हमारा पांच टाइप का अकाउंट्स रहता है, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू, कैपिटल। रेंट, रेंट तो भैया एक तरीका का एक्सपेंस है, मतलब नॉमिनल अकाउंट, और ये तो एक्सपेंस है। रेंट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब आपका, आपको रेंट देना था लेकिन आपने दिया नहीं, सिर्फ रेंट बोले मतलब आपका खर्चा है। रेंट आउटस्टैंडिंग मतलब आपको रुपया देना था लेकिन आपने दिया नहीं, तो भैया आप रेंट किसको दोगे, कोई भूत को थोड़ी दोगे, एक पर्सन को ही ना दोगे, भले ही अभी तक आपने दिया नहीं है, लेकिन आप दोगे ना। तो अभी तक आपने दिया नहीं है तो आप अपने बुक्स में एक आदमी के नाम पे रिकॉर्ड करोगे कि मुझे मिस्टर मनोज को इतना रुपया रेंट देना है, तो नाम आपने रिकॉर्ड किया ना। तो हमेशा आउटस्टैंडिंग वाला चीज भी एक तरीका का पर्सनल अकाउंट ही होता है। क्यों पर्सनल अकाउंट होता है समझ गए, क्योंकि भैया देखो, मान लो मेरे लैंडलॉर्ड का नाम है मिस्टर मनोज, मैं हर महीने 5,000 रुपए मिस्टर मनोज को दे देता हूँ रेंट के लिए। इस महीना मैंने मिस्टर मनोज को रुपया नहीं दिया, तो मैं कैसे रिकॉर्ड करूंगा कि मुझे मिस्टर मनोज को 5,000 रुपए देने हैं, मैंने नाम से रिकॉर्ड किया ना। क्यों रिकॉर्ड किया, क्योंकि भैया मैंने अभी तक दिया नहीं है, तो ही तो मैंने नाम से रिकॉर्ड किया। तो कभी भी आप अगर कोई आउटस्टैंडिंग चीज रखते हो तो वो भी हमारा क्या हो जाता है भैया, पर्सनल अकाउंट। अब भैया ये हमारा कोई एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक रेंट पे किया ही नहीं, आउटस्टैंडिंग है, मतलब एक तरीका का लायबिलिटी है इस पर मॉडर्न अप्रोच देखो तो। कैश, कैश तो भैया हमारा रियल अकाउंट होता है, ये तो एसेट है। अगर बैंक बोलता तो भैया बैंक हमारा रियल अकाउंट नहीं होता, पर्सनल अकाउंट हो जाता है। बोला है एडजस्टेड परचेजेस, अरे कोई भी परचेज हो ना, परचेज किए मतलब खर्चा है, खर्चा मतलब नॉमिनल अकाउंट, और भैया ये इसमें तो एक्सपेंस है। इन्वेंट्री हमारा रियल अकाउंट होता है क्योंकि वो एसेट होता है। इन्वेस्टमेंट भी रियल अकाउंट क्योंकि वो एसेट होता है। ट्रेड रिसीवेबल इंपॉर्टेंट है, भैया ट्रेड रिसीवेबल तो ऐसे हमारा एसेट होता है, लेकिन हम लोग को आप ये बात बताए थे कि बैंक और ट्रेड रिसीवेबल हमारा एसेट नहीं होता, पर्सनल अकाउंट में ढुकाते हैं। क्यों, ट्रेड रिसीवेबल मतलब मैंने जिसको उधारी पे सामान बेचा है और उसने मुझे अभी तक पे नहीं किया, नहीं किया ना, लेकिन भैया वो भी तो एक नाम है ना, नाम मतलब पर्सनल अकाउंट है, ये हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अब भैया एज पर मॉडर्न अप्रोच तो हमारा एसेट ही है। जीएसटी पेबल, पेबल मतलब समझ रहे हो, पेबल जो चीज आप अभी तक पे नहीं किए, पे नहीं किए मतलब आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग है मतलब वो पर्सनल अकाउंट है, अभी अभी डिस्कस करके आए, पे नहीं किया मतलब वो अभी तक आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग है मतलब
पर्सनल अकाउंट अभी अभी डिस्कस करके आए। भैया ये तो कर्जा है ना एक तो माथे में कि आपने जीएसटी पे नहीं किया। डिस्काउंट अलाउड कर रहे हो आप, तो अलाउड कर रहे हो तो आपका तो एक खर्चा है ना, खर्चा है मतलब नॉमिनल अकाउंट, ये तो एक्सपेंस। बैड डेप्ट समझ रहे हो, बैड डेप्ट। आप कस्टमर को उधारी पे सामान बेचे थे और वो रुपया और नहीं दे रहा, आप बैड डेप्ट हो गए, मतलब कस्टमर बैड डेप्ट हो गए, खर्चा एक तरीके का। कैपिटल, कैपिटल तो हमारा पर्सनल अकाउंट में आता है। ड्राइंग्स भी हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, कैपिटल, कैपिटल से ट्रीट होता है। ये समझ लो इंटरेस्ट रिसीवेबल अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, रिसीव होने वाला है। रिसीवेबल मतलब क्या होता है, अभी तक रिसीव नहीं हुआ, मतलब जो चीज रिसीव होने वाला है या मुझे देना बाकी है सब भाई पर्सनल अकाउंट होता है मेरा, तरीका का संपत्ति है, क्योंकि आपका अभी तक रिसीव नहीं हुआ, रिसीव होने वाला है। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस भी है, ये बात समझ रहे हो। आपको कोई एडवांस में 10 महीना का रेंट दे जाए, आपको कोई एडवांस में 10 महीना का रेंट दे जाए, आपके माथे में तो एक कर्जा आ गया ना। बात समझ पा रहे हो, आपके, मैं आपको 2 साल का रेंट दे दिया, आपके माथे में तो एक कर्जा है ना कि 2 साल तक ये मेरा घर पे राज करेगा। और आप उसको कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि उसने आपको एडवांस पे रेंट दे दिया, ये कॉन्सेप्ट समझ लो। आप लैंडलॉर्ड हो, आपको मैंने 2 साल का एक बार में रेंट दे दिया, तो आपके माथे में तो कर्जा हो गया ना कि भाई ये 2 साल मेरा प्रॉपर्टी यूज करेगा, मैं उसको कुछ बोल भी नहीं सकता, है ना। तो भैया वो भी हमारा पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि आप तो सामने वाला का नाम से रिकॉर्ड करोगे ना। जो भी चीज आउटस्टैंडिंग रहता है, जो भी चीज एडवांस में मिल जाता है, सबको आप पर्सनल अकाउंट में रिकॉर्ड कर दो। क्यों, जो कभी भी आपका कोई चीज रुपया देना बाकी होता है या आपको कोई पहले ही रुपया दे देता है, तो हम लोग उसके नाम ही से ना रिकॉर्ड करते हैं हर चीज को। अब भैया आप एक तरीके से आपकी माथा में कर्जा आ गया ना कि संपत्ति है, संपत्ति नहीं है भाई। आज मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, आपसे मैं 1 साल का रुपया ले लूँ, तो भैया मेरे माथे पे लाइबिलिटी है कि मुझे अपना कंफर्ट छोड़ के आप लोग को पढ़ाना होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों से एडवांस में फीस ले चुका है ना। मैं आप लोग से पहले ही फीस ले ले रहा हूँ अगर, तो मेरे माथे में तो एक कर्जा है ना कि भाई मुझे सीए फाउंडेशन का कंप्लीट कोर्स आपको कराना है, क्योंकि मैं आपसे फीस ले चुका हूँ। तो एक तरीका का लाइबिलिटी होता है। ऐसे ही प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी मतलब समझ लो सैलरी देना आपके लिए खर्चा होता है, लेकिन आपने सैलरी पहले ही दे दिया सबको। सैलरी देना आपके लिए खर्चा है, लेकिन आपने पहले ही सबको सैलरी दे दिया, पहले ही। कभी भी पहले दे दो, बाद में दो, आउटस्टैंडिंग करो, सब हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। अब भैया एक तरीका का एसेट है ना कि मुझे अब मैंने 6 महीना का सैलरी पहले ही दे दिया आपको, तो यह मेरे लिए तो एक एसेट हो गया ना कि मुझे अब अगला 6 महीना सैलरी नहीं देना, संपत्ति है। अच्छा, बैड डेप्ट आपका खर्चा होता है, तो बैड डेप्ट रिकवरी आपका क्या होता है, इनकम। इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट, गेन हो गया, गेन मतलब। डेप्रिसिएशन तो भैया हमारा खर्चा होता है, एक्सपेंस। पर्सनल इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स समझ रहे हो, मालिक का खुद का इनकम टैक्स। तो भैया खुद का मालिक का है, तो भैया ये तो ड्राइंग्स हम लोग ट्रीट करते हैं ना पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। कुछ नहीं था भाई, क्लासिफिकेशन है जो हम लोग सीखे हैं वही सब में बस नाम देना, ठीक है। हम्म। और ये जर्नल एंट्रीज इलस्ट्रेशन 7 हम लोग कर लेते हैं। कोई थक तो नहीं गया। पेज कितना है भाई मेरे, 2.29। जनरल एंट्रीज धड़ाधड़ मारेंगे। मैं आपको नरेशन नहीं लिखाऊंगा, फॉर्मेट में भी नहीं करा रहा हूँ, खाली जनरल एंट्रीज करा रहा हूँ, नरेशन आप लोग लिख लीजिए। बोला रमेश स्टार्ट बिजनेस भी दिए, कोई बात नहीं, मार दो। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में रुपया आया होगा। टू रमेश नहीं भैया, हम लोग ओनर का नाम नहीं लिखते, हम लोग तो टू कैपिटल लिखते हैं ना उसकी जगह। कितने का, 10 लाख रुपए का। ठीक है। फिर बोला बॉट गुड्स फॉर कैश। भैया बॉट मतलब परचेज किए, बॉट मतलब क्या होता है भैया, परचेज किए होंगे ना, परचेज किए, लेकिन भैया गुड्स परचेज किए, तो भैया जब भी हम लोग गुड्स परचेज करते हैं तो हम लोग गुड्स को नहीं लिखते, हम लोग परचेज या सेल पे ध्यान देते हैं, कैश पे परचेज किया। कोई भैया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट मार दो जल्दी जल्दी। कितने का है भैया, 50,000 का।
बोल रहा ड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। अच्छा, बैंक से कैश उठा लिया तो मतलब कैश आया, बैंक बैलेंस कम हुआ। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट देगा भैया 10,000 का। फिर बोला भैया सोल्ड गुड्स टू कृष्णा ऑन क्रेडिट। अच्छा, कृष्णा को मैंने उधारी पे सामान बेचा। अगर मैं उधारी पे सामान बेचा हूँ तो मुझे नाम से मतलब होता है ना। गुड्स बेचा हूँ तो सेल पे ध्यान देना है। तो रिसीवर कौन, कृष्णा। कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और अगर मुझे रुपया मिल जाए तो मुझे कृष्णा से मतलब नहीं होता, मुझे बैंक बैलेंस से मतलब होता। कितना का सामान बेचा भैया, 1.5 लाख का सामान बेचा। फिर बोला भैया बॉट फ्रॉम श्याम गुड्स ऑन क्रेडिट। अच्छा, श्याम से मैंने परचेज किया ऑन क्रेडिट पे 2,25,000 का, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम को। नॉर्मल जनरल एंट्रीज है सब तो, इसलिए मैंने आपको घर पे दिया था, वरना मैं तो कब का करा दूँ। कितने का भाई, 2,25,000 का। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, रिसिप्ट फ्रॉम कृष्णा 1,45,000, अलाउड हिम डिस्काउंट 5,000। अच्छा, कृष्णा से मुझे कितना लेना था, 1.5 लाख रुपए, वो दे रहा है 45, और 5,000 का मैंने डिस्काउंट अलाउ कर दिया। नहीं तो भैया इसको छोड़ के दूसरा एक सम से हमारा क्या यूज करता है, फुल सेटलमेंट। अगर वो फुल सेटलमेंट यूज करता वर्ड तो भी हम लोग जानते थे कि हम लोग पीछे जाके देखते हैं कि 1.5 लाख लेना था लेकिन 1,45 दिया तो 5,000 का डिस्काउंट है। ठीक है ना, मतलब बैंक में रुपया आया। डिस्काउंट अलाउड मेरे लिए खर्चा होता है, खर्चा होता है तो डेबिट कर देंगे, ये आप लोग जानते हैं। किससे रुपया आया, टू कृष्णा से। बैंक में कितना आया भैया मेरे, 1,45। मैंने उसको 5,000 का डिस्काउंट दे दिया। कृष्णा से लेना था 1.5 लाख, ये हम लोग कर चुके हैं। फिर भैया क्या है, मैंने श्याम को, अच्छा श्याम से मेरा क्या ट्रांजेक्शन हुआ था भैया, मैंने श्याम से खरीदा था। तो भैया डिस्काउंट अलाउड हुआ कि रिसीव हुआ, क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर रहा है। आपने श्याम से खरीदा था तो आप श्याम को जब रुपया दोगे आपको डिस्काउंट मिलेगा कि आप डिस्काउंट दोगे, भैया रुपया डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट मिला मतलब मेरे लिए इनकम है, इनकम हुआ तो क्रेडिट करेंगे। देख लो, मुझे, मैंने श्याम से 2,25 का सामान खरीदा था और मैंने श्याम को पे किया 2,15, 10,000 का मुझे डिस्काउंट मिला है। श्याम रिसीवर कौन, श्याम। मेरे बैंक से रुपया गया, अब भैया मुझे डिस्काउंट मिला है ना, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। क्वेश्चन आपको जान के डिस्काउंट अलाउड वर्ड यूज किया। डिस्काउंट रिसीव को क्यों क्रेडिट किए समझ आया, क्योंकि आप डिस्काउंट अलाउ करते हो तो खर्चा है, आपको डिस्काउंट मिलता है तो एक तरीका का इनकम है, इनकम को करेंगे क्रेडिट। कितने का इनकम मिला भैया, 10,000 का डिस्काउंट रिसीव हुआ, और भैया 2,15 आपके बैंक से गया। अभी आपको श्याम को देने कितने थे भैया, 2,25 तो देने थे मुझे। फिर भैया बोला है कैश सेल किया 8 लाख का, ठीक है। तो कैश सेल किया मतलब आपने सेल किया तो कैश आया, मतलब कैश आया आपके पास, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बस, नाम वाम कुछ दिया ही नहीं। वैसे भी नाम देता तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कैश में ट्रांजेक्शन हो चुका है, अगर कैश या बैंक से ट्रांजेक्शन नहीं होता तो मुझे फर्क पड़ता। फिर बोला पेड रेंट 50,000 का, पे कर दो, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 50,000 का। फिर बोलता है पेड सैलरी 1 लाख, कर दो, सैलरी भी एक खर्चा है, खर्चा को डेबिट कर दो। 1 लाख का। कंप्लीट हो गया हमारा जर्नल एंट्रीज, जो मैंने आपको घर में ट्राई करने दिया था। समझ आए हो।
ये भी कंप्लीट। और इसी के साथ हमारा जितना इलस्ट्रेशन है, जो जीएसटी का तो अपने सब कर चुके थे, गुड एकदम। हमारा जितना जर्नल एंट्री जो इलस्ट्रेशन हमें दिया गया था, हम लोगों ने सब कंप्लीट कर दिया ना बढ़िया से। अब बस हमारा क्या बचा है, ये सब बचा हमारा ट्रू फॉल्स, ये सब बचा है। ये सब भी अपने बढ़िया से सॉल्व कर लेते हैं। 1 मिनट का। पेन कहाँ गया मेरा। चलो हम लोग शुरू करते हैं, ट्रू फॉल्स से शुरू कर लेते हैं। ट्रू फॉल्स आपका कितने नंबर का होता है, 2-2 नंबर का। एग्जाम में कितने देगा, 6 को देगा, रीजन के साथ लिखना होगा। पूरा इन अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इक्वल टू फिक्स एसेट प्लस करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। ठीक है, रुको मैं आपको ये समझाऊँ ये क्या बोल रहा है, वो देखते हैं एक बार। एक बार अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच को हम लोग फिर से ध्यान दें। कुछ नहीं बोल रहा था, हम लोग जो सीखे हैं वही बोल रहा है, अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग चलाओ तो। हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में क्या सीखे, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हम लोग तो यही सीखे, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, हाँ या ना, एग्री करते हो। अगर भैया मैं इस फॉर्मूले को, अगर मैं लायबिलिटीज को आपको ऐसे लिख दूं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी, ऐसे आप लोग आगे चैप्टर में सीख जाते हैं। लेकिन अब आपका ट्रू फॉल्स इसलिए मैंने आपको नहीं सिखाया था। अगर आपको ट्रू फॉल्स दे दिया है तो सीखने के लिए हम लोग सीख ही लेते हैं। कुछ नहीं किया हम लोग, बस लाइबिलिटी को दो टाइप का लाइबिलिटी और बना दिए। अब देखो कर्जा, कर्जा आपका दो टाइप का हो सकता है। एक अभी का कर्जा, एक ऐसा कर्जा जो आपको अभी नहीं देना, लॉन्ग टर्म के लिए है, बाद में देना है, हो सकता है ना। जैसे अभी का कर्जा, भैया मैंने जो परचेस किया था कल ना, वो मुझसे क्या 1 साल बाद रुपया मांगने आएगा, नहीं कल ही रुपया मांगने आ जाएगा। लेकिन भैया लॉन्ग टर्म, मैंने बैंक से लोन लेके रखा है 20 साल के लिए, तो भैया लॉन्ग टर्म का कर्जा है। कुछ नहीं किया, बस ब्रेक कर दिए। ये करेंट लाइबिलिटी यहाँ प्लस में है, इसको मैं यहाँ ले जाऊँ तो माइनस में हो जाएगा। एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज इक्वल टू लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज प्लस में कैपिटल, है ना। अब भैया कैपिटल को हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल भी बोलते हैं कि नहीं, तो भैया कभी भी आपको इक्विटी नाम दिख जाए, इक्विटी मतलब वो कैपिटल है। क्या बोल रहा है, इन अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट, एसेट प्लस करेंट एसेट। अब एसेट में भी दो पार्ट दिया, फिक्स एसेट प्लस करेंट एसेट, मतलब एसेट ही है। एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी, एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी। सही है कि नहीं, इक्वेशन सही है कि नहीं, भैया ट्रू है। कुछ नहीं है, बस इसको ब्रेक कर दिए, लॉन्ग टर्म में करेंट में, बस ब्रेक कर दिए। आगे चैप्टर में हम लोग सीख जाएंगे, अभी जब लेजर ट्रायल बैलेंस सब करेंगे बहुत देखने को मिलेगा। ये तो भैया ट्रू है। दूसरा क्या बोलता है, इन ट्रेडिशनल अप्रोच फॉर एन एंटिटी अ डेटर विल बी रिसीवर्ड आफ्टर सेल ऑफ गुड। बोला ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है, एंटिटी के लिए डेटर रिसीवेबल होता है, फॉर एन एंटिटी। भैया डेटर रिसीवेबल कैसे, रिसीवर कैसे हो गया, मैंने किसी को सामान बेचा, हाँ, आफ्टर सेल ऑफ गुड। सामान अगर मैंने बेच देता हूँ तो वो मेरा रिसीवर कैसे हुआ। अगर आप सामान बेच देते हो आफ्टर सेल ऑफ गुड, सामान आप बेच देते हो, सामान बेचने का डेटर रिसीवर कैसे हुआ, डेटर तो मुझे रुपए पे करेगा ना। ये बात समझ पा रहे हो। ट्रेडिशनल अप्रोच हमें क्या सिखाया, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सामान बेच दिए आफ्टर सेल ऑफ गुड, सामान बेचने के बाद डेटर अब रिसीव करेगा कि डेटर मुझे पे करेगा, नहीं भैया डेटर रिसीव नहीं करेगा, डेटर तो गिवर हुआ जो कि देगा रुपया, फॉल्स हुआ।
बोलता है द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट स्टेट दैट सारा एक्सपेंस को क्रेडिट साइड करो। अरे ना भाई, ये तो बड़ा सिंपल है, थोड़ा तो हार्ड दो। नॉमिनल अकाउंट तो हमें ये बोलता है सारा एक्सपेंस को डेबिट करो, इनकम को आप क्रेडिट करो। बोला जर्नल प्रॉपर इज ऑल्सो सब्सिडियरी बुक। इसको अभी मैं नहीं करा रहा हूँ, सब्सिडियरी वाले जब चैप्टर में आएंगे तब करेंगे। बोलता है कैपिटल अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस। ना भाई, कंपनी के लिए जो मालिक ने कैपिटल लगाया वो एक कर्जा होता है। कर्जा डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? नहीं भैया, कर्जा तो क्रेडिट होता है। फॉल्स है, रीजन लिख देना। परचेज अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। हाँ भाई, परचेज मतलब एक तरीका का एक्सपेंस, सारा एक्सपेंस इनकम तो नॉमिनल अकाउंट में आता है। ट्रू। बड़ा सारा पर्सनल एंड रियल अकाउंट आर रिकॉर्डेड इन पीएल अकाउंट। ये भी हम लोग अभी तक आएंगे नहीं, अभी तक हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस नहीं किया ना, ये वाला कीमत करो। जो ट्रायल बैलेंस करेंगे एक बार मैं फिर से आपको प्रूफ से गो अप करा दूँ। एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट कंटेन, ये भी नहीं ट्रायल बैलेंस। कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। हाँ भाई, कैपिटल अकाउंट तो हमारा पर्सनल अकाउंट ही होता है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट हमारे ओनर को रिप्रेजेंट करता है, ड्राइंग भी हमारे ओनर को रिप्रेजेंट करता है। पूरे जर्नल इज ऑल्सो नोन एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ट्रू। ये हम लोग पढ़े थे कि नहीं? सबसे पहला बार रिकॉर्ड कहाँ करते हो? जर्नल पे। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री पे हमारा क्या हो गया? जर्नल। ये तो हम लोग जानते थे। बोला रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड। आप रेंट पे कर दिए लैंडलॉर्ड को, रेंट आपने पे कर दिया, जर्नल एंट्री क्या होगा? भैया रेंट पे कर दिया, तो भैया रेंट मेरा खर्चा है, खर्चा को डेबिट कर दो। अब भैया रेंट पेड कैसे करोगे? कैश या बैंक से? तो कैश या बैंक को क्रेडिट कर दो, क्योंकि कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश तो हमारा जा रहा है ना, तो कैश को क्रेडिट कर दिए। तो भैया जब भी आप रेंट पे करते हो लैंडलॉर्ड को, तो क्या चीज को क्रेडिट करोगे? भैया कैश को क्रेडिट कर देंगे। बोला इन केस ऑफ डेब्ट बिकमिंग बैड। डेट मतलब समझ रहे हो? कर्जा। आपको कोई से रुपया लेना है, डेब्ट मतलब आपको कोई से रुपया लेना है और वो बैड हो गया और वो रुपया नहीं देगा, तो जनरल एंट्री क्या दो? भैया मैं तो यही जनरल एंट्री करूंगा, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट। मैं ये मानूंगा कि बैड डेब्ट हो गया मेरा, मतलब एक तरह का खर्चा हो गया। तो मेरा एक कस्टमर था जिसको मैंने डेबिट करके रखा था, मतलब ट्रेड रिसीवेबल को मैंने डेबिट करके रखा था, तो अब ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट करके खत्म कर देंगे। जनरल एंट्री समझ आया? आपका अगर कभी भी बैड डेब्ट हो जाता है, तो आप जनरल एंट्री क्या मारोगे? भैया बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट। मतलब बैड डेब्ट क्यों डेबिट किए? क्योंकि आपका बैड डेब्ट एक टाइप का खर्चा है ना, मतलब आपको जो रुपया मिलने वाला था और नहीं मिलेगा। भैया आप, मुझे ना मेरे दोस्त से 100 रुपए लेने थे, लेकिन और वो मेरा दोस्त मुझे 100 रुपया पे नहीं करेगा, तो एक टाइप का खर्चा हो गया ना। ऐसा ही तो होता है दोस्त लोग के साथ, कि दोस्त लोग को रुपया दे दो लेकिन वो कभी मिलेगा नहीं। तो हम लोग क्या मानते हैं कि भैया रुपया आना था लेकिन नहीं आया, एक टाइप का खर्चा है, इसलिए बैड डेब्ट दिखा दो, खर्चा हो गया। ट्रेड रिसीवेबल हमारा क्या होता है? डेबिट। ट्रेड रिसीवेबल हमारा क्या था? एसेट। एसेट था तो एक टाइप का डेबिट बैलेंस था, और रुपया मुझे नहीं मिलने वाला तो क्रेडिट करके खत्म कर दिए। तो कभी भी आपका डेब्ट बैड हो जाता है, मतलब एक टाइप का बैड डेब्ट हो जाता है, तो आप क्या चीज को क्रेडिट करोगे? ट्रेड रिसीवेबल को आप क्रेडिट करके खत्म कर दोगे। ठीक है। बोला ए लिमिटेड हैज 35,000 अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम मोहन। अच्छा, ए लिमिटेड को मोहन से 35,000 लेने थे। 22 जनवरी को मोहन ना 21,000 दिया ए लिमिटेड को। भैया पार्शियल पेमेंट दिया कि फुल पेमेंट दिया मुझे उससे मतलब नहीं है, 22,000 दिया ना। तो मेरा जनरल एंट्री क्या हो गया? बैंक में रुपया आया 22,000। किससे आया? तू मोहन से आया 22,000। तो भैया बोला जनरल एंट्री क्या रिकॉर्ड करेगा? क्रेडिट टू द कैश रिसीव। नहीं भैया, क्रेडिट क्यों होगा? किससे आ रहा है? बैंक या कैश? क्रेडिट टू द अकाउंट रिसीवेबल ऑफ 21,000। हाँ ये हो सकता है। अकाउंट रिसीवेबल मतलब मुझे किससे रिसीव करना था? मोहन से। मोहन, मोहन को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। ये सही आंसर। बोला विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द अकाउंटिंग इक्वेशन? एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। भैया एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये तो एक टाइप का बैलेंस शीट है, मैंने आपको बैलेंस शीट भी बना के प्रूव कराया था। बोला विच मनी ऑड वन आउट। ऑड वन आउट मतलब कौन सा यूनिक है, अलग है? भैया ये तो एक टाइप का एसेट है, सॉरी। अरे भाई छूट गया तो। ये तो भैया एक टाइप का मेरा एसेट है, ये तो भैया एसेट है, मतलब फिक्स एसेट है।
भैया लैंड भी मेरा फिक्स एसेट है। ये भैया इन्वेंट्री, इन्वेंट्री तो मेरा डेली आ रहा है जा रहा, आ रहा जा रहा, अलग से और बना, यही है जो अलग है। और इफ डेब्ट रिटर्न ऑफ एज बैड, आपका पहले बैड डेब्ट हुआ था और अचानक से वो रिकवर हो जाता है, अचानक से वो रिकवर हो जाता है, पहले आपका बैड डेब्ट था अचानक से रिकवर हो जाता है। तो याद करो, आप बैड डेब्ट को करते थे डेबिट क्योंकि आपका खर्चा था, तो बैड डेब्ट रिकवरी को कर देंगे क्रेडिट क्योंकि आपका इनकम है। तो बैड डेब्ट रिकवरी। अब भैया याद है अभी अभी ऊपर में हम लोग का बैड डेब्ट हुआ था, तो हम लोग ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिए थे ये सोच के कि और मुझे उससे रुपया नहीं मिलने वाला, लेकिन भैया वो ट्रेड रिसीवेबल तो मुझे रुपया दे दिया, तो ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे। समझ आ रहा है? नहीं तो ट्रेड रिसीवेबल को आप डेबिट कर सकते हो, नहीं तो आपके बैंक में रुपया आ गया ना, बैड डेब्ट रिकवरी हुआ, बैड डेब्ट रिकवरी हुआ तो आपका रुपया कहाँ आ गया, बैंक में आ गया, आप बैंक को डेबिट कर सकते हो। बैंक को ही करो, ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि बैड डेब्ट रिकवरी आपको कैसे पता चला कि बैड डेब्ट रिकवरी हो गया, वो आके रुपया दे गया, रुपया कहाँ दे के गया होगा, बैंक में। और जब भी हमें रुपया दे देता है तो मुझे नाम से तो मतलब नहीं होता, इतना तो हम लोग जानते हैं। तो भैया बैंक में रुपया आया, टू बैड डेब्ट रिकवरी, टू बैड डेब्ट रिकवरी क्यों, इसलिए बैड डेब्ट आपका खर्चा होता है तो डेबिट करते हैं, बैड डेब्ट रिकवरी आपका एक टाइप का इनकम हो गया ना, इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो बैड डेब्ट अगर रिकवर हो जाता है तो क्रेडिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट सही है, क्रेडिट टू नहीं 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 सही है, ये सही है। पूरा डबल, डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, हर ट्रांजेक्शन इफेक्ट दो अलग अलग अकाउंट का इफेक्ट होता है, एक चीज डेबिट होता है एक चीज क्रेडिट, सेम अकाउंट को थोड़ी इफेक्ट होता है, ये तो गलत है। बोला सेल ऑफ गुड टू राम फॉर कैश, अच्छा राम को मैंने गुड्स बेचा कैश में, तो भैया मुझे राम से तो मतलब नहीं है, कैश आया टू सेल, तो डेबिट क्या चीज को करेंगे भैया, राम को नहीं कैश को, क्योंकि वो कैश दे दिया तो मुझे कैश से मतलब है। इजी पीजी, मजा आया तो। पांच छह समस्या करके खत्म करेंगे ना। भैया क्लासिफिकेशन करना है अंडर ट्रेडिशनल एंड अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, ट्रेडिशनल चलो कर ही लेते हैं ना। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, कौन सा समस्या भाई मेरे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन वन, पेज 2.45। चलो सबसे पहला क्या है, रेंट आउटस्टैंडिंग, ये तो अभी अभी हम लोग किए थे ना थोड़ा देर पहले, अब आपको मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। भैया रेंट आउटस्टैंडिंग, मैंने आपको बोला था कभी भी आउटस्टैंडिंग हो प्रीपेड हो सब मेरे ट्रेडिशनल अप्रोच में पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। और भैया इसमें किस में आएगा, भैया आउटस्टैंडिंग है मतलब मुझे रेंट देना बाकी है, बाकी है मतलब मेरे लिए कर्जा है, कर्जा है मतलब लाइबिलिटी है। अब भैया अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में चार पांच तरीका के अकाउंट का, एसेट, लाइबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस, कैपिटल। भैया क्लोजिंग इन्वेंट्री, भैया इन्वेंट्री मतलब मेरा एसेट, एसेट मतलब मेरा रियल अकाउंट है, समझ पा रहे हो, भैया इसमें तो एसेट। फिर भैया क्या बोलता है, सेल्स, भैया सेल्स कर रहा हूँ मतलब मेरा इनकम जनरेशन हो रहा है, इनकम का, इनकम और एक्सपेंस का बात मेरा नॉमिनल अकाउंट करता है। और भैया ये तो मेरा रेवेन्यू के अंदर आ ही गया, मैं तो रेवेन्यू बोल के था ही एक ठो। भैया बैंक फिक्स डिपॉजिट,
भैया मैं आपको पहले ही बोल दिया था, बैंक जब भी हो मतलब वो मेरा पर्सनल अकाउंट होता है। और भैया एक टाइप का एसेट है ना इसके अंदर, तो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के हिसाब से कैश 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 कैश। भैया कैश तो मेरा एसेट है तो रियल अकाउंट में आएगा। अब भैया इसमें तो एसेट है। फिर भैया बैड डेप्ट। भैया बैड डेप्ट मेरा क्या है, एक टाइप का खर्चा है। खर्चा है तो खर्चा और इनकम का बात तो भैया नॉमिनल अकाउंट करता है। एग्जाम में यही लिखने का 5 नंबर देगा। और भैया इसके अंदर क्या आएगा भैया, एक्सपेंस। सारा खर्चा का चीज तो एक्सपेंस होता है ना। कैपिटल। भैया ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोग कैपिटल को तो पर्सनल अकाउंट में दिखा देते हैं। अब भैया इसमें तो खुद एक कैपिटल का एक हेडिंग होता है ना। सेल्स टैक्स पेएबल। पेएबल अभी तक पे नहीं किया है, पे करने वाले हैं, पेएबल है। तो भैया कोई भी चीज आउटस्टैंडिंग या बाकी रहता है तो पर्सनल अकाउंट में क्या आएगा भैया, लाइबिलिटी क्रिएट हो गया एक टाइप का। फिर भैया ट्रेड रिसीवेबल। ये तो हम लोगों ने डिस्कशन में भी बताया था कि भैया ट्रेड रिसीवेबल मेरा पर्सनल अकाउंट में आता है, रियल में नहीं आता। अब भैया ट्रेड रिसीवेबल आपको रिसीव होना है, मतलब एक टाइप का एसेट है आपके लिए। डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन भी आपके लिए खर्चा है। कोई भी खर्चा या इनकम कहाँ आता है भैया, नॉमिनल अकाउंट पे आता है। भैया इस पे तो एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा ना, एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन। भैया ड्राइंग्स। भैया ड्राइंग्स बोलो या कैपिटल बोलो, सब तो मेरा मालिक ट्रांजेक्शन करता है, मतलब पर्सनल अकाउंट हो गया। अब भैया इसमें क्या होता है, कैपिटल ही होता है। लेकिन कैपिटल में से हम लोग ड्राइंग्स को, कैपिटल वाला ड्राइंग्स हो गया, खत्म। सीपीसी। कितना इजी था। क्लिक कर देता हूँ, बाकी का देखता हूँ। इजी था ना। देख लो, कुछ नहीं करना, बस सिंपल सी फॉर्मेट है, कर लोगे। ठीक है, हो गया 1 नंबर सम्स। 2 नंबर में आओ। बोलते हैं पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ गामा ब्रॉस, कर देते हैं। जनरल एंट्रीज फॉर्मेट में नहीं करा रहा हूँ, फॉर्मेट मैंने दिखा दिया था, पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर एलएफ, एलएफ में कुछ नहीं लिखना। एक अमाउंट डेबिट का, एक कॉलम आपका क्रेडिट का, मैंने ये बताया था। तो मैं और नरेशन भी आपको मैंने लिखना सिखा दिया कि जो आप क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है उसी को नरेशन बना दो शॉर्ट करके। बोले एम्प्लॉय हैड टेकन इन्वेंट्री वर्थ ₹1,00,000, कॉस्ट प्राइस 75,000 का, ठीक है। तो आप 1 लाख को देखोगे कि कॉस्ट प्राइस को देखोगे। भैया देखो, हमारा हमारा गुड्स जब तक सेल ना हो, जब तक सेल ना हो, जैसे आपका 75,000 का गुड्स था, आप 1 लाख का बेच दिए तो आप 25,000 का प्रॉफिट कमा लिए। लेकिन इम्प्लॉय लोग मेरा इन्वेंट्री लेके गया है, तो उस केस में हम लोग 1 लाख जोड़ेंगे कि 75,000, भैया 75,000 ही जोड़ेंगे, क्योंकि मेरा गुड्स अभी तक सेल नहीं हुआ ना। मेरा गुड्स का पर्पस ये था सेल करना, लेकिन मैंने तो सेल नहीं किया। तो इम्प्लॉय लोग अगर मेरा गुड्स लेके जा रहा है तो हम लोग कॉस्ट प्राइस पे ही ध्यान देंगे, 75,000 पे ध्यान देंगे, ना कि 1 लाख। तो हम लोग ये मत बोलो कि इम्प्लॉय लोग 1 लाख का गुड लेके, आप रियल बात बताओ, इम्प्लॉय लोग 75,000 का गुड लेके ऑन द इवनिंग ऑफ दिवाली, और हम लोग उसका सैलरी से डिडक्ट कर दिए, मतलब एम्प्लॉय लोग गुड्स लेके गया, हम लोग उसका सैलरी से डिडक्ट कर लिए, मतलब हम लोग ये मानेंगे कि एम्प्लॉय लोग को सैलरी पे कर चुके, है ना। सैलरी एक खर्चा होता है। सैलरी अकाउंट डेबिट। टू, अब भैया एम्प्लॉयज लोग क्या लेके गया पता है, बिजनेस का इन्वेंट्री उठा के ले गया। हम लोग इन्वेंट्री क्यों परचेस करते हैं पता है, बेचने के लिए। लेकिन हम लोग तो बेचे नहीं, वो इन्वेंट्री मेरा एम्प्लॉयज लोग उठा के ले गया। तो आप जो परचेस किए थे ना, जो आप परचेस को डेबिट करते हो, वही परचेस को क्रेडिट करके खत्म कर देंगे। समझ आया। और 1 लाख नहीं, 75,000 कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि मेरा एम्प्लॉय लोग ही लेके गया है, हम लोग बेचे थोड़ी है। एंट्री समझ आया। देखो एम्प्लॉय लोगों ने गुड्स लेके, इन्वेंट्री लेके गया, और हम लोग उसका सैलरी में से डिडक्ट कर लिए। तो आप सैलरी में से अगर डिडक्ट कर लिए तो आप तो ये मानोगे ना कि मैंने सैलरी पेमेंट कर दिया।
तो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी एक खर्चा होता है डेबिट। अब भैया आप इन्वेंट्री क्यों परचेस करते हो? ताकि सेल करने के लिए। लेकिन आप तो सेल किया नहीं, आपका एम्प्लॉइज लोग ले गया। तो जो परचेज आप डेबिट करते हो हमेशा, वो परचेज को क्रेडिट करके खत्म कर दो। एंट्री समझ आई? सिंपल सी है। फिर बोला वेजेस पेड फॉर द इरेक्शन ऑफ मशीनरी। भैया इरेक्शन मतलब क्या होता है? एक तरह का मान लो इंस्टॉलेशन होता है। मैंने आपको चैप्टर 1 में भी एक शायद एग्जांपल में दिया था कि आप कोई भी मान लो एसी हम लोग इंस्टॉल कराते हैं। एसी का खर्चा मान लो 20,000 हुआ खरीदने का, इंस्टॉल कराने का 10,000। तो मेरी मम्मी सबको क्या बोलती है ना कि एसी मैंने 20 में नहीं खरीदा, मैंने 30,000 में खरीदा। हाँ, इसका मतलब कभी भी आप कोई मशीनरी पे कोई बड़ा खर्चा कर रहे हो या इंस्टॉलेशन का खर्चा कर रहे हो, तो मशी एसेट का ही पार्ट बन जाता है। तो आप जो मशीनरी पे इरेक्शन का खर्चा किए हो 18,000 का, तो मैं ये नहीं बोलूंगा आप खर्चा क्यों, मैं यही बोलूंगा कि आपका मशीनरी में इंप्रूवमेंट हुआ है। आपका मशीनरी पे क्या हुआ है? इंप्रूवमेंट हुआ है। तो मशीनरी में ही इंप्रूव हुआ है, तो मैंने ये मानूंगा कि आपका मशीन एक तरीके से आया है। तो हम लोग क्या करेंगे? मशीनरी अकाउंट ही डेबिट करेंगे। मशीनरी क्या एक एसेट है? डेबिट व्हाट कम्स इन टू बैंक अकाउंट। मान लो बैंक से पेमेंट किया होगा आप लोगों ने 18,000। फिर बोलता है इनकम टैक्स लाइबिलिटी ऑफ प्रोपराइटर। अच्छा, मेरे मालिक का पर्सनल इनकम टैक्स लाइबिलिटी था, बिजनेस का कैश से दे दिया। इसका मतलब मेरे मालिक ने ड्राइंग्स कर लिया ना, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होता है। क्यों डेबिट होता है समझ आया? ड्राइंग्स मतलब मालिक। और डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ड्राइंग्स मतलब मालिक, रुपया उठाने वाला कौन? मालिक। डेबिट द रिसीवर, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मेरा बिजनेस का कैश कम हो गया, कितना? 17,000। एंट्री समझे? मेरे मालिक का इनकम टैक्स लाइबिलिटी पेटी कैश से पे हुआ, इसका मतलब मेरा मालिक एक तरीके से उतना रुपया विड्रॉ कर लिया। फिर बोला परचेज ऑफ गुड फ्रॉम नवीन, इतना ही अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट। भैया जानते हैं आप, वो ये मत बोलो 2 लाख का गुड्स परचेज किया, 2 लाख में से आप 10% डिस्काउंट हटाइए तो 1,80,000 का गुड्स परचेज किया, ऐसा बोलिए, ठीक है। 5,000 कैश डिस्काउंट मिला, ओके। मैंने परचेज किया, पहले पहले परचेज का तो आप एंट्री मान लीजिए। किससे परचेज किया? नवीन से परचेज किया। अब भैया मैं परचेज अगर करता हूँ तो मुझे डिस्काउंट अलाउड होगा कि रिसीव होगा? भैया डिस्काउंट रिसीव होगा, क्योंकि मैंने क्विक पेमेंट भी कर दिया। पहले तो ये देख लो, परचेज अकाउंट डेबिट टू नवीन अकाउंट। कितने का भैया परचेज किया था? भैया 2 लाख नहीं, 10% डिस्काउंट हटा के बोलिए 1,80,000 का आपने परचेज किया। अब भैया क्या बोलता है? आपको 5,000 रुपया डिस्काउंट मिला क्योंकि आप अभी पेमेंट कर दे रहे हो, ठीक है। मतलब हम लोग नवीन को अभी पेमेंट कर दे रहे हैं, 2 एंट्री पे हम लोगों ने मर्ज कर दिया। नवीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। भैया नवीन को कितना रुपया पे करना था? भैया नवीन को तो 1,80 पे करना था। आपने कितना पे किया? 1,75, क्योंकि आपको 5,000 का डिस्काउंट मिल गया। यही तो लिखा है। तो मैंने देखो इसको 2 एंट्री में मर्ज कर दिया। आप लोग कंफर्ट होना, आप लोगों को कुछ नहीं करना। आप लोग सबसे पहले क्या किए? परचेज ऑफ गुड फ्रॉम नवीन, आपने परचेज किया 2 लाख का नहीं, 2 लाख में से 10% तो डिस्काउंट था, जिसको हम लोग अकाउंटिंग में नहीं दिखाते, हम लोग खाली कैश डिस्काउंट को दिखाते हैं। तो भैया आपने 1 लाख का 1,80 का परचेज किया। फिर बोलता है आप अगर अभी पेमेंट करोगे ना आपको 5,000 का कैश डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो मैंने नवीन को पे कर दिया, डिस्काउंट रिसीव हो गया मुझे। तो ये भी डन। ये तो भैया इजी है, कर ही लेते हैं चलो। सब करके खत्म कर दो। क्या होता है हमारा फॉर्मूला? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस में कैपिटल, ये होता है ना काउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। मिसिंग फिगर निकालना है। पूरा 15 लाख है, इस साइड है 15 लाख और इस साइड है 2.5 लाख प्लस कैपिटल। सॉल्व करो ना। ये ये भी एग्जाम में आया हुआ है।
तो 15 लाख में से 250 यहाँ माइनस कर दो, सॉरी, इक्वल टू कैपिटल। तो भैया मेरा कैपिटल कितने का हो गया? 12,50,000 का, है ना? ये तो हम लोग मुंह से बोल देंगे एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, दोनों को प्लस कर दो, 2,25,000 हो गया। हाँ, ये भी आप लोग ऐसे ही सॉल्व कर लोगे। इस साइड 1450 है, तो बचा फिगर कितना हुआ? 1375, 1450 मतलब 75,000 का करीब करीब ये हो गया। 3 नंबर कराता हूँ। 57 लाख एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी माइनस 280 प्लस कैपिटल मुझे नहीं पता कितना हो गया। 57 लाख तो है ही, और लाइबिलिटी इधर आके प्लस हो गया क्योंकि वहां पर माइनस में है, इस साइड आके प्लस हो गया, इक्वल टू कैपिटल। तो भैया मेरा कैपिटल कितने का हो गया? 59,80,000। बस इजी पीजी, आंसर मैच कर लो नीचे। 1250, 225, 75। 1250, 225, 75। 1250, 225, 75, 59,80,000 हो गया, सिंपल। समझ आया? 4 नंबर देखो क्या बोलता है, शो द इफेक्ट ऑफ। अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो आप प्लस करके रीजन लिख दो, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस, मतलब क्या चीज आपका डिक्रीज हो रहा है वो लिख दो, और कोई भी चेंज नहीं हो रहा आपका एसेट या लाइबिलिटी में तो आप जीरो करके रीजन लिख दो। पूरा परचेज ऑफिस फर्नीचर और पेमेंट करोगे नेक्स्ट मंथ। भैया भले ही नेक्स्ट मंथ पेमेंट करे, मेरा एसेट पे तो इंक्रीज हो गया ना। एसेट इंक्रीज हुआ कि नहीं? एक आपका ऑफिस फर्नीचर आया, आया ना? ठीक है भैया, एसेट इंक्रीज हुआ ना, और साथ साथ आपका एक तो लाइबिलिटी भी बढ़ गया। आप ये सोचो क्यों लाइबिलिटी बढ़ गया भैया? क्योंकि पेमेंट आप अभी नहीं किए, पेमेंट आप अगले महीने करोगे, तो अभी आप उधारी में खरीद लाए, तो आपका एसेट भी बढ़ा, एक तो लाइबिलिटी भी बढ़ गया। एसेट क्या भैया बढ़ा? भैया फर्नीचर एक तो एसेट मेरा बढ़ गया, साथ ही साथ एक कर्जा भी मात्रा में बढ़ गया। बड़ा कलेक्टेड कैश फॉर रिपेयर सर्विसेज। भैया आपने कैश कलेक्ट किया, मतलब आपका एसेट बढ़ गया ना, क्योंकि आपने कैश कलेक्ट किया, एसेट बढ़ा। बड़ा गुड्स आपने उधारी में बेच दिया, भैया उधारी में बेच दिया तो मेरा एक तरीके से ट्रेड रिसीवेबल नाम का एसेट बढ़ गया ना। कौन सा एसेट बढ़ गया? ट्रेड रिसीवेबल। बढ़ा कि नहीं? जिससे आपको रुपए लेने हैं, एसेट बढ़ा ना। बोला विड्रॉल ऑफ कैश बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। बोला ओनर मेरा कैश विड्रॉ कर रहा है, ओनर मेरा कैश विड्रॉ कर रहा है, तो भैया मेरा क्या हो रहा है? ओनर अगर कैश विड्रॉ कर रहा है तो मेरा कैपिटल कम हो रहा है पर्सनल यूज के लिए, एक तरीका का ड्रॉइंग्स हो गया, और साथ साथ भैया मेरे बिजनेस से कैश भी कम हो रहा है ना? बस आपको ये लिखना है। हायर्ड एन एम्प्लॉय एज सेल मैनेजर फॉर नॉर्थ विंग। भैया हम लोग एम्प्लॉय को हायर किए हैं, मेरा कोई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन थोड़ी है कि मेरा इंक्रीज या डिक्रीज होगा। नो इफेक्ट हो गया ये वाला इंक्रीज। भैया मैंने गुड्स रिटर्न कर दिया 50,000 का। भैया अगर आपने गुड्स रिटर्न कर दिया तो आपका एक तरीके से जो आपके पास स्टॉक था, मतलब इन्वेंट्री था, एसेट था, वो आपका कम हो गया। साथ ही साथ आपका एक तो लाइबिलिटी कम हो गया कि आपको 50,000 रुपया कम देना होगा, लाइबिलिटी भी तो कम हो गया। बोला वन ऑफ आवर डेटर एग्रीड टू पे हिज ड्यू टू मिस्टर सी हु इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी विद द सेम अमाउंट बीइंग ड्यू टू। बोला हमारा एक तो डेटर था, डेटर मतलब मुझे जिससे रुपए लेने थे, वो अब डायरेक्टली मेरे क्रेडिटर को रुपया दे देगा। मतलब मेरे को एक जन से रुपया लेना भी था और एक जन को देना भी था, तो वो बोल रहा है कि मैं डायरेक्ट उसको दे दूंगा। ठीक है भैया, इसका मतलब मेरा डेटर कम हो गया पहले से। अब भैया मेरा क्रेडिटर जो था, क्रेडिटर भी तो कम हो गया पहले से, है ना? पूरा इंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद टू परचेज ऑल रॉ मटेरियल। भैया आप एग्रीमेंट बनाए हो कि अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन थोड़ी हुआ है। जीरो, नो इफेक्ट। बस यही करना था, सिंपल सा था भाई। ठीक है, 5 नंबर लास्ट। पेज नंबर क्या है भाई?
2.46। वाटर पी लो, आप लोग भी पानी पी लिया करो बीच बीच में। इतना टाइम है पानी पीते रहना चाहिए। देखो क्या बोल रहा है, फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मिस्टर गोपी, ओके, रिटर्निंग टू द ईयर 31 मार्च 2022 फॉर द फाइंड द अननोन शोइंग कंप्यूटेशन टू सपोर्ट योर आंसर। बोला भैया मुझे देखो, सबसे पहले भाई मुझे ये देख के बहुत अजीब लगता है, पहले हम लोग एसेट एसेट एक जगह कर लेते हैं, लाइबिलिटी लाइबिलिटी एक जगह कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। बस सजा लेते हैं पहले। इस तरह नहीं, हम लोग इस तरह सजाते हैं जिस तरह हमारा बैलेंस शीट बनता है। भैया मशीनरी 12 लाख, एक बार सजा लेते हैं ना तो हमें क्या करने में कंफर्ट आ जाएगा समझ। भैया अकाउंट्स पेबल हमारा लाइबिलिटी होता है, इस तरह इस साइड दिखाओ, ऊपर में कैपिटल लिखेंगे ना। पेबल कितने का भैया, 1 लाख का। भैया इन्वेंट्री मेरा एसेट होता है, कितने का इन्वेंट्री, 60,000 का। फिर भैया टोटल लाइबिलिटी इंक्लूडिंग कैपिटल 14,15,000, मतलब कैपिटल के साथ टोटल लाइबिलिटी 14,15,000 का। ये सम्स बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, सही तो। कैपिटल के साथ सारा लाइबिलिटी मिलाने के बाद 14,15,000 हो रहा है, ठीक है। भैया कैश मुझे नहीं पता। भैया बैंक मुझे 80,000 का पता है। भैया ट्रेड रिसीवेबल मुझे नहीं पता। भैया लोन मुझे नहीं पता। भैया क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल दिया है, ठीक है। लॉस इतने का हुआ, कैपिटल इंट्रोड्यूस इतने का हुआ। एक बात बताओ, आपको ओपनिंग कैपिटल दे दिया और प्रॉफिट या लॉस का फिगर दे दिया, हम लोग क्लोजिंग कैपिटल नहीं निकाल पाएंगे। हम लोग का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। यही तो हमारा फॉर्मूला था, ये याद है कि भूल गए। तो भैया हमारा प्रॉफिट तो नहीं हुआ, उल्टा 35,000 का लॉस हो गया, तो मैं इसको इस तरह लिख लूँ। अगर 35,000 का प्रॉफिट होता तो हम प्लस 35,000 लिखते, लेकिन हमारा लॉस हो गया। क्लोजिंग कैपिटल मुझे पता है, नहीं भैया क्लोजिंग कैपिटल तो मुझे नहीं पता। भैया ओपनिंग कैपिटल पता है, हाँ भैया 10 लाख का ओपनिंग कैपिटल है। हाँ, 10 लाख का ओपनिंग कैपिटल है। लेकिन भैया 10 लाख का ओपनिंग कैपिटल है, साल में आप और कैपिटल इंट्रोड्यूस किए थे, 1 लाख रुपए और लगाए थे, तो भैया ब्रैकेट में मैं 1 लाख रुपए और प्लस कर दूंगा। समझ आ रहा है, 10 लाख तो आपका शुरुआत का कैपिटल है, और 1 लाख रुपए और आप कैपिटल लगाए हो। आओ इस फॉर्मूला को सोल्व करो। ये -11 लाख यहाँ जाके +11 लाख हो जाएगा। इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। इसको 2-3 बार सॉल्व करना, थोड़ा ट्रिकी है समझ भाई ये वाला। तो मेरा क्लोजिंग कैपिटल कितने का हो गया, 10,65,000। समझ आई, क्लोजिंग कैपिटल कितने का हो गया, 10,65,000। ये समझ आया। अगर आपको ये नहीं समझ आता तो आप फिर से देखो। ओपनिंग कैपिटल कितने का था, अल्टरनेटिवली, अल्टरनेटिव तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ। भैया ओपनिंग कैपिटल मेरा कितना का था भैया, 10 लाख का था।
भाई ये ओपनिंग कैपिटल था, आपने कुछ और कैपिटल इसमें लगाया था, एड कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। कितना कैपिटल भैया आपने लगाया था? भैया 1 लाख रुपए आपने और लगाया था, तो आपका कैपिटल कितना हो गया? 11 लाख हो गया था। ठीक है, बाद में भैया आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, आपको तो उल्टा बल्कि लॉस हो गया, तो लॉस हुई तो आपका कैपिटल सी एडजस्ट होगा। कितने का लॉस हो गया भैया? 35,000 का तो लॉस हो गया। तो भैया आपका क्लोजिंग कैपिटल कितने का बचा? भैया 10,65,000 का ही ना बचा। समझ आ रहा है? देख लो, आप फॉर्मूला से करो कि आप इस तरह से करो, बात तो एक ही है। आपका पहले कुछ कैपिटल था, आप और कैपिटल लगाए, फिर आपको लॉस हो गया 10,65,000। मतलब मुझे ये कैपिटल का तो फिगर मिल गया, क्लोजिंग कैपिटल मुझे मिल गया 10,65,000। मुझे ये कैपिटल तो मिल गया 10,65,000। हाँ, मुझे फिगर मिल गया ना। अब आप एक बात बताओ, मुझे क्वेश्चन में ये बात बोला था कि टोटल लायबिलिटी कैपिटल को लेके 14,15 का है, टोटल लायबिलिटी कैपिटल को लेके 14,15 का है, और आपको ये पता है, ये पता है, तो आपको लोन नहीं पता चल जाएगा? आपका कैपिटल है 10 लाख, आपका अकाउंट्स पेबल है 1 लाख का, मतलब 11,65,000, तो बचा कुछ ही आपका लोन होगा। 14,15,000, 11,65,000, 14,15,000 माइनस 11,65,000, मतलब 2.5 लाख का आपका लोन होगा। मुझे लोन का भी अमाउंट मिल गया। ये बात समझ पा रहे हो? ये जो 14,15,000 मैंने लिखा है, मैंने अपने हाथ से तो नहीं लिखा, इधर ही में मेंशन था कि आपका टोटल लायबिलिटी कैपिटल को लेके 14,15,000 का है। आपको 14,15,000 पता है, ये पता है, ये पता है, तो बीच में लोन का फिगर कितना? 2.5 लाख, प्लस माइनस कर लो। तो मुझे लोन भी पता चल गया, लोन कितने का? लोन कितने का? लोन भैया 2.5 लाख का। क्लोजिंग कैपिटल कितने का भैया? 10,65,000 का। अब एक बात बताओ, आपका जितना लाइबिलिटी होता है उतना ही आपका एसेट होता है, ये बात से एग्री करते हो? जितना लाइबिलिटी होता है उतना ही आपका एसेट होता है, ठीक है। अब भैया एसेट में आपको दो फिगर नहीं मिला, नीचे देखते हैं भैया क्या बोला। बोला ड्यूरिंग द ईयर आपने इतना का सामान बेचा, जिसमें से आपको इतना रुपया मिल चुका, अच्छा बचा कुछ ही रुपया नहीं मिला। तो भैया जो मुझे रुपया नहीं देता है, उधारी में खरीद लेता है, उसी को तो हम लोग ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। यही तो, जो भैया मैंने जिसको सामान बेच दिया, मैंने बेचा 15,55,000 का सामान, बस लेकिन भैया मुझे 15 लाख ही रिसीव हुआ, मतलब 55,000 मुझे अभी भी मिला नहीं। वो 55,000 क्या है? मेरा ट्रेड रिसीवेबल ही तो है। समझ रहे हो? ये भी डेटा दे दिया 55,000। अब भैया आपको 55,000 भी पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, टोटल पता है, तो भैया आपको कैश नहीं पता चलेगा? चलो उठाओ कैलकुलेटर। 14,15,000, इसमें से 80,000 बैंक का हटा दो, 60,000 वो हटा दो, 12 लाख ये हटा दो, 55,000 ये हटा दो, भैया 24,20,000 तो आपका कैश हो गए है। भैया 20,000 आपका कैश बैलेंस हो गया। सॉरी, ये कहाँ लिख रहा हूँ? कैश बैलेंस आपका कितना का हो गया? 20,000 का। एक बार पहले मैच कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे आते हैं। भैया 10,65,000 ठीक है, 20,000 ये भी ठीक है, भैया ये भी ठीक है, और 55,000 ट्रेड रिसीवेबल वो तो गए। कोई दिक्कत? फिर से देखो, मैं बता रहा हूँ मैंने क्या किया, सारा लाइबिलिटी को एक जगह कर लिया, एसेट्स को एक जगह कर लिया। क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं हिंट देगा। क्वेश्चन मुझे एक हिंट दिया कि टोटल लाइबिलिटी कैपिटल को लेके 14,15,000 का है, इतना का ही एसेट होगा। तो भैया आपको ये पता है कितना कैपिटल था, कितना आपने लगाया, आपको लॉस हुआ, उससे मेरा क्लोजिंग कैपिटल आ गया। तो भैया क्लोजिंग कैपिटल आ गया, टोटल पता है, तो भैया बीच में लोन का फिगर हम लोग प्लस माइनस करके बैठा लिए। अब यहाँ आए भैया, इस साइड में क्या हुआ भैया, मुझे हिंट दे दिया कि मैंने पूरे साल 15,55,000 का सेल किया था, जिसमें से मुझे 15 लाख ही रुपया रिसीव हुआ, मतलब 55,000 अभी भी रिसीव नहीं हुआ। वो 55,000 मेरा ट्रेड रिसीवेबल है ना? ट्रेड रिसीवेबल है। अब भैया बचा कुछ ही कैश, एडजस्ट करके कैश का बैलेंस आ गया, सिंपल, खत्म। ये सम्स भी डन, डन डना डन डन। और छठ ये तो हम लोगों ने कर ही चुका था, तो हमारा जर्नल एंट्री खत्म। खत्म ना?
तो देखो भाई, बढ़िया से हम लोग एकदम 6 क्लास एकदम धुआंधार तरीका से हम लोग जर्नल एंट्री खत्म किए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी सब बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। 6 क्लास है, आप लोग बहुत अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। कहीं पर भी दिक्कत आए, बेझिझक मुझे आप लोग ये नंबर पे कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए। 8585816866। हाँ, आशु अग्रवाल। आप लोग आराम से, आपको एक जर्नल एंट्री में भी दिक्कत आए, आप लोग एकदम डायरेक्ट कॉल करिए कि भैया मुझे एक जर्नल एंट्री समझ नहीं आ रहा है। और प्लीज जरूर से आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्त लोग को भी रिकमेंड कीजिए। जिस तरह हम लोगों ने वादा किया था, चैप्टर 1 मैंने पूरा आप लोग को क्लास कराया। जर्नल एंट्रीज एकदम आपको डिटेल्ड में 6 क्लास कराया। नहीं तो देखो बहुत सारे आपको यूट्यूब चैनल 1 2 3 क्लासें खत्म कर देते हैं, लेकिन मेरा मानना नहीं, जब करेंगे तो डिटेल में करेंगे। और ये मेरा वादा है कि जैसा आपको टाइमलाइन दिया गया था, वो टाइमलाइन के पहले मैं आपको सिलेबस कराऊं। बस आप मुझे फॉलो करते रहिए। और आपका जैसे जैसे चैप्टर खत्म हो रहा है, आप मुझे टेस्ट सीरीज के लिए इन्फॉर्म करते रहिए, मैं आपका टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराते जाऊंगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ कीजिए। जय श्री श्याम। हम भगवान भला करे, हम लोग भी जर्नल एंट्रीज बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। आगे अब हम लोग का नेक्स्ट क्लास सब लेजर का अपलोड हो, ठीक है। बाय। थैंक यू।